दुनिया भर के बाजारों से तेजी लेते हुए भारतीय बाजारों ने की मजबूत शुरुआत और अब 9300 के नजदीक करते हुए कारोबार आखिरी 1.5 घंटा बाजार हफ्ते के आखिरी दिन अपनी मजबूती को बरकरार रख पाएंगे या फिर आएगी मुनाफा वसूली, लेंगे जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह भी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। आने वाले 1.5 घंटे में कई सारी बातों पर चर्चा करेंगे। वीकेंड सेशन आ रहा है, उसमें क्या फोकस करना चाहिए ये भी आपको बताएंगे और कुछ नतीजे जो आने वाले हैं उन पर भी फोकस करेंगे। पर सर, इस समय बाजार की 5 बड़ी बातें कौन सी हैं? अच्छी तेजी के साथ भारतीय बाजारों ने शुरुआत की। हालांकि 9400 को पार करने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन ज्यादातर वक्त 9300 के आसपास बिताते हुए दिखे हैं। बाजार 100 अंकों से ज्यादा की उछाल के साथ 9300 के बेहद करीब निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स में 400 अंकों का उछाल है और 31,900 के करीब सेंसेक्स में भी कारोबार होता हुआ दिख रहा है। फार्मा, एफएमसीजी और आईटी, ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां से आज बाजार में मजबूती आती हुई दिख रही है। ऑटो और सरकारी बैंक आज थोड़े कमजोर हैं, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई आपको नजर आएगी। यूरोप के बाजारों में अच्छी शुरुआत होती हुई दिखी है। डाउ फ्यूचर्स 200 अंकों के आसपास मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल संकेत आपको दीप नजर आएंगे मजबूती की तरफ, और यही वजह कि बाजार गैप से खुलने के बाद थोड़ा नीचे भले ही आए हों, लेकिन अब भी मजबूती बरकरार है। बिल्कुल, तो ये है बाजार का हाल सर इस समय। बट वही जो एक सवाल पूछना था सर, अभी मुनाफा वसूली को लेकर अब वीकेंड आ रहा है और हम देख रहे हैं कि जो कुछ स्टॉक्स हैं जो सुबह से काफी एक्टिव थे, अब उनमें मुनाफा वसूली आ रही है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आईसीआईसीआई बैंक का हल्का सा फिसला है, ऊपरी स्तरों से निफ्टी लगभग 80 अंक नीचे आया है, और जो एनबीएफसीज है, ऑटो शेयर्स है, वहां पर मुनाफा वसूली शुरू हो गई है। तो सर, वही जो सुबह की बात कर रही थी, वो ट्रेंड प्ले आउट होते हुए दिख रहा है आपको? बिल्कुल एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे हैं कि आखिरी 1 घंटे में जनरली आपको मुनाफा वसूली आते हुए दिखती है, और उसकी वजह साफ है। ये मुनाफा वसूली इसलिए आती है दीप की आप जब रिडम्पशन का आपका दिन का टाइम, कट ऑफ टाइम खत्म होता है 1-1:30 बजे के आसपास, उसके बाद आपके पास आंकड़े आते हैं। अभी आजकल तो शायद 12:30 बजे टाइम हो गया, पहले लेट हुआ करता था। 12:30 बजे तक आपको रिडम्पशन भेजने होते हैं, और उसके बाद म्यूचुअल फंड अंदाजा लगाते हैं कि कितना पैसा आया और कितना निकलने वाला है, अकॉर्डिंगली कितना कैश आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी बहुत बिकवाली फंड्स की तरफ से शायद आती हुई दिखती है। और ये ट्रेंड लगभग रोज दिख रहा है। ये ट्रेंड हमारे यहाँ भी दिख रहा है, ये ट्रेंड काफी हद तक अमेरिकी बाजारों में भी दिख रहा है। कल अमेरिकी बाजार 200-225 पॉइंट ऊपर बंद हुए, लेकिन ऊपरी स्तरों से फिसले भी। तो सिमिलर ट्रेंड है। 9375, 9400 वैसे भी वो रेंज है जिसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो वहां पर रुके हैं और वहां से नीचे आए। लेकिन ज्यादा चिंता की बात निफ्टी में है नहीं। ज्यादा चिंता की बात है दीप बैंक निफ्टी में। बैंक्स और एनबीएफसी ये कमजोर कड़ी है बाजार की, और आप देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी कम हो चुका है। 20,000 के बेहद करीब पहुंचा रहा, 19,600 के आसपास है। तो बैंक निफ्टी में महज 100 पॉइंट की तेजी बची, तो ज्यादा नुकसान बैंक निफ्टी में हुआ है। तो अभी भी जो कॉन्फिडेंस आपको एनबीएफसी और फाइनेंशियल शेयरों में चाहिए वो मिसिंग है। अगर लोगों को खरीदना भी है तो इसके बाहर ही कहीं खरीदारी करनी है, और उनमें फार्मा शेयर ज्यादा सेफ नजर आते हैं। आज थोड़ी बहुत एफएमसीजी शेयरों में अच्छे करेक्शन के बाद फिर से खरीदारी होती हुई दिख रही है। आईटी शेयर थोड़े से डिफेंसिव के तौर पर आते हुए दिख रहे हैं। बट बात वही है कि वो कॉन्फिडेंस अभी भी एनबीएफसी और बैंक्स में है नहीं, और ऊपरी स्तरों पर वहां पर मुनाफा वसूली लगातार आती हुई दिख रही है। हम आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से एक बार अदानी गैस के नतीजे आपके सामने रख दें। 6% मजबूत होता हुआ ये स्टॉक और 110-11 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आज मुझे याद है कि अदानी गैस मेरे ख्याल से कुणाल जी राकेश जी ने अपने एल्गो ट्रेड के तौर पर भी रिकमेंड किया था। जी हाँ, 110 के आसपास उन्होंने रिकमेंड किया था। 117-125 के टारगेट के लिए रिजल्ट आ चुका है। वॉल्यूम ग्रोथ 3% नजर आ रही है। कुणाल जी एक बार जल्दी से अपडेट दे दें इसके प्राइसेस पर, क्या करना चाहिए? 110 के आसपास ये जहां आपने रिकमेंड किया था, आय घटकर 4 करोड़ घटी है, कोई खास नहीं। 494 करोड़ से घटकर 490 करोड़, लगभग फ्लैट है आय का आंकड़ा, और मुनाफा 75 करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ अच्छा कहा जाएगा। बताइए। यानी देखिए, चार्ट बहुत अच्छा है। अभी भी इसमें जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, मुझे लगता है कि जो हमारे टारगेट आज सवेरे के थे उसकी तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिख रहा है। सबसे पहला काम ये करें कि 107 रुपये 50 पैसे पर 107.5 का स्टॉप लॉस रख करके आप होल्ड करें। मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट अभी अभी चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है 117 की ओर, ये बड़ी तेजी से बढ़ेगा। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलें। 107 रुपये 50 पैसे पर एक स्टॉप लॉस रखें।
107.50 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें अदानी गैस के स्टॉक को। और इस वक्त हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ चुका है। कुणाल जी की तो आवाज आपने सुनी ली, देख भी लिया। राकेश बंसल साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वागले साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित जी भी हमारे साथ हैं इस वक्त, और संदीप जैन साहब, ये सारे एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ हैं इस शो में। 9300 के पार निकलता, और जैसे हमने ये शो शुरू किया पिछले 5 मिनटों में थोड़ी रिकवरी आती हुई दिख रही है। निफ्टी 20-25 पॉइंट निचले स्थानों से रिकवर होता हुआ दिखा है, लगभग 100-125 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी आता हुआ दिख रहा है। तो हल्की हल्की रिकवरी के आसार आखिरी 1 घंटे में दिख भी रहे हैं। लेकिन ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है, और हम आपको जल्दी से इवेंट्स भी बताएंगे और साथ ही खबरों वाले शेयर भी जहां पर एक्शन आज हुआ है। ये पूरी लिस्ट हम आपके सामने रखने वाले हैं। उससे पहले एक आज का सबसे चर्चित शेयर HDFC लाइफ, जो पहले सचिन जी और वागले साहब ने रिकमेंड किया। 514 का पहला टारगेट था, 530 का दूसरा टारगेट, और उसके बाद HDFC लाइफ और रिकमेंड किया गया श्रीकांत चौहान साहब के द्वारा। सबको पसंद आया है, और HDFC लाइफ आप इस वक्त देख सकते हैं टॉप गेनर है वायदा कारोबार का। 523 पर ट्रेड करता हुआ 527 तक के टारगेट ऊपर क्या है। 514 और 530 के टारगेट वागले साहब लगभग आपके भी यही थे, वहां तक पहुंचा है। बताइए क्या करना है। अनिल जी, किसी ने पहले तो गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। किसी ने अगर डे ट्रेडिंग के व्यू से लिया है तो एक बार बुक करें, अच्छी खासी मूव है। लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है अभी भी थोड़ी स्टीम बाकी है। 540 तक के अपसाइड देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका लंबा होगा, 517 516 के आसपास का होगा, अभी 523 का भाव है। मुझे लगता है यहाँ से अभी भी 15-1 रुपए की मूव बाकी है, 3-3.5-4% की मूव बाकी है। ओके 3-3.5% की अपमूव अभी भी बाकी है HDFC लाइफ के लिए, तो काफी ज्यादा मूवमेंट आ रहा है। सुबह भी हमने बताया था कि इंश्योरेंस पूरे स्पेस में तेजी आ रही है, और HDFC लाइफ के लिए एक और ट्रिगर है जो हमारी रिसर्च टीम आपको थोड़ी देर में बताएगी। तो नजर रखिए, HDFC लाइफ, SBI लाइफ, दोनों स्टॉक्स अच्छा मूव दे रहे हैं, और HDFC लाइफ तो आज 4 बाय कॉल्स आए थे सुबह, और देखिए सारे के सारे टारगेट्स आपको हिट होते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए HDFC लाइफ पर तो नजर रखेंगे ही। इसके अलावा अगर आप देखें तो काफी सारे और स्टॉक्स हैं जो इस समय एक्शन भरपूर दिखा रहे हैं इस बाजार में। हालांकि थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है ऊपरी स्तरों से, पर अभी भी एक्शन बरकरार है। अपोलो हॉस्पिटल्स पर एक अच्छी मूव आई है थोड़ी देर पहले, यहां पर नजर डालते हैं, जानते हैं सुमित जी आपसे, अपोलो हॉस्पिटल्स पर कोई राय इस समय जिस तरह की मूवमेंट आ रही है 1323-1325 के आसपास। हाय दीपांशु, गुड आफ्टरनून। अपोलो हॉस्पिटल में ऊपर में 1335-1340 का रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस लेवल एक बार निकलेगा, उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल के अंदर एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। जब तक ये लेवल निकलता नहीं है तब तक एक बार फ्रेश बाइंग के लिए वेट कर सकते हैं। नीचे में अपोलो हॉस्पिटल का जो सपोर्ट है चार्ट के ऊपर, वो करीब 1270-1280 के आसपास का है। जिन्होंने पोजीशन बना रखी है वो अभी होल्ड करें, क्योंकि आज लोअर लेवल से एक रिकवरी, एक बाउंस देखने को मिल रहा है, जिसमें 4% के आसपास का तेजी अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेश अपमूव इसके अंदर 1335-1340 का लेवल टूटेगा, उसके बाद ही देखने को मिलेगा। जब तक ये लेवल नहीं टूटते तब तक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें। ओके, तो ये है आपके लिए अपोलो हॉस्पिटल्स। यहाँ से 1335-1340 पर थोड़े रेजिस्टेंस आएगा, पर फिर भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके होल्ड कर सकते हैं। रुपए 22 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ है, तो ये एक अच्छा संकेत आ रहा है। 75 रुपये 54 पैसे पर बंद हुआ है इस समय रुपया, तो अच्छी क्लोजिंग रही है। एक दिन के एडजस्टमेंट के बाद आज ट्रेड कर रहा था और मजबूती के साथ बंद हुआ है। संदीप जैन साहब भी हमारे साथ हैं, उनके साथ भी कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, पर पहले बात कर लेते हैं मानसी के साथ और जान लेते हैं ऐसे कौन से अहम ट्रिगर्स हैं आज, कल और परसों। बाजार के लिए वीकेंड है, उसके बाद भी कुछ नतीजे भी आने वाले हैं, तो बताइए मानसी, किन सब ट्रिगर्स पर नजर है। बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले नतीजों से ही शुरुआत करते हैं। निफ्टी स्पेस में श्री सीमेंट के नतीजों का इंतजार है, और साथ ही कैश में SBI कार्ड्स के नंबर्स भी आने वाले हैं, जिस पर फोकस रहेगा। और फाइनेंस की एक बोर्ड बैठक है, डिविडेंड को लेकर इस बोर्ड बैठक में सोच विचार होगा। कल की अगर बात करें नतीजे हैं, ICICI बैंक के निफ्टी स्पेस में और कैश में HDFC, AMC, महिंद्रा हॉलीडेज, अदानी ट्रांसमिशन जैसी कंपनियों के नतीजे पेश होंगे। इसके अलावा सोमवार के दिन DCC की 11 मई यानी कि सोमवार के दिन एक बैठक होने जा रही है। डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन एक बैठक करेगा, जिसमें 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, रोल आउट के नए टाइमिंग्स, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और कुछ ऐलान भी होते हुए दिख सकते हैं। और कोरोना का टेलीकॉम इंडस्ट्री पर खास तौर से क्या असर पड़ा है, इस मामले पर चर्चा होने की इस बैठक में गुंजाइश है। इसके अलावा वोकहार्ट की एक बोर्ड बैठक होने जा रही है, जहां पर कंपनी पूंजी जुटाने को लेकर सोच विचार करेगी। और सोमवार के दिन नतीजों के लिहाज से वायदा बाजार की कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज के नंबर्स आने वाले हैं,
और साथ ही कैश स्पेस में भी सोनाटा सॉफ्टवेयर, एडीएफ फूड्स, गोदरेज एग्रोवेट, वोकहार्ड जैसी कंपनियों के नतीजे आते हुए हम देखेंगे। ओके, तो काफ़ी सारे नतीजे आने वाले हैं जिन पर नज़र है। आईसीआईसीआई बैंक सबसे बड़ा नतीजा है जो कल आने वाला है। आज स्टॉक काफ़ी एक्टिव रहा है ट्रेड में। अब थोड़ी सी मुनाफा वसूली आप देख रहे हैं, फिर भी 2.5% ऊपर ज़रूर होल्ड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। बंसल जी, ज़रा इसकी चार्ट देखकर बताइए आईसीआईसीआई बैंक में कौन से लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए। रिजल्ट्स आएंगे तो एक इवेंट बेस्ड मूव के लिए तो तैयारी है, पर इस समय कैसा लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर आपको? देखिए दीपांशु, इसके चार्ट्स पे देखें तो आज सुबह मॉर्निंग के अंदर यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला, एक कंपैरेटिवली एक स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है। तो पहली बात तो दीपांशु, जिन्होंने लिया हुआ है वो 342 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। मेरी खरीदारी की राय दीपांशु, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर 351 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तब लेना चाहिए। 351 के अराउंड स्टॉक में एक रेजिस्टेंस देखने को मिला और वहाँ से सप्लाई देखने को मिली थी। तो 351 के ऊपर नई खरीदारी की राय है और जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है वो 341-42 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ओके, तो जिन्होंने ले रखा है वो 341-42 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अदरवाइज फिर देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट आता है, क्योंकि इवेंट बेस्ड ट्रिगर भी है स्टॉक के लिए, तो थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, इस पर भी नजर रखिए। अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, 950 तक ये शेयर चला गया है। सुमित जी, एक बाउंस बैक जरूर आया इंटरग्लोब एविएशन पर स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या लग रहा है? एक फेथ रखना चाहिए इस बाउंस बैक पर, या फिर वीकली हफ्ता खत्म हो रहा है इसलिए लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन क्लोज कर रहे हैं इस पर? देखिए दीपांशु, मेरे को लगा इंडिगो के अंदर एक बाउंस बैक, एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन एक बार फ्रेश बाइंग के लिए वेट करना चाहिए क्योंकि स्ट्रक्चर कोई इतना खास मजबूत नहीं है। पुल बैक बाउंस बैक जरूर देखने को मिल रहा है लोअर लेवल से, लेकिन कोई बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी ऐसा मेरे को नहीं लगता है। तो फ्रेश बाइंग के लिए एक बार वेट करें, नेक्स्ट वीक ही इसके अंदर देखेंगे। अगर तेजी बनती है, हायर लेवल से अगर देखने को मिलते हैं तो ही एक तेजी करेंगे, अदरवाइज इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करेंगे। ओके, ये है आपके लिए राय जहां तक इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो का सवाल है इस समय। डॉक्टर रेड्डीज पर नजर डालिए, 4.5% ऊपर है इस समय स्टॉक, 4000 के ऊपर होल्ड कर रहा है। इनकी जो श्रीकाकुलम यूनिट है उसको क्लियरेंस मिल गया यूएस एफडीए से। इसके बारे में रिसर्च में भी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, देवांशी जुड़ेंगे। पर जैन साहब, ये एक अहम यूनिट है स्टॉक कंपनी के लिए और अब इसको भी क्लियरेंस मिलता हुआ दिख रहा है। इस पर भरोसा करना चाहिए कि डॉक्टर रेड्डीज में और तेजी आएगी, या फिर जो ऑलरेडी 3000 से 4000 ये स्टॉक हो गया है, ये मार्केट ने ये पॉजिटिव न्यूज इस फैक्टर इन कर लिया रेड्डीज के लिए? बहुत सही तरीके से आपने सवाल को पुट किया है। इनफैक्ट मैं यही कहूंगा कि देखिए 2800-2900 से मुझे याद है कि फार्मा स्टॉक्स में जब तेजी बन रही थी और अच्छा खासा मूव 3000 से दे चुका है, तो अब क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अब कोई बहुत ज्यादा अच्छे लगते नहीं है। बाकी सर्टेनली लीडर है और बहुत लीडिंग फार्मा स्टॉक है। मेरे हिसाब से डॉक्टर रेड्डीज हो या औरोबिंदो हो, ये दोनों तीनों स्टॉक्स बहुत चले। सन फार्मा भी अभी ठीक हो रहा है और बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स की मैं ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे चुका हूँ, 10-15 स्टॉक्स। मेरी राय यही रहेगी कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। कहीं ना कहीं 4300, 4400 ये एक लेवल होगा जहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। बट सर्टेनली इट्स अ गुड स्टोरी और बाय ऑन डिक्लाइंस रहेगी, बट नॉट एट दीज लेवल्स। सो मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग का मौका ढूंढना चाहिए, अराउंड 5 से 10% का पोजीशन। ओके, तो थोड़ी अगर आप चाहें तो मुनाफा वसूली का मौका ढूंढ लें। हालांकि मूव जरूर अच्छी रही रेड्डीज में, पर इस समय संकेत सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं फर्दर अप मूव के स्टॉक के लिए। वागले जी, टेक महिंद्रा पर नजर डालें। यहाँ पर अच्छा मूव आया है, नतीजों के बाद थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिला, पर आज एक अच्छा मूव आया है टेक महिंद्रा पर। 535 स्टॉक पर क्या कॉल होनी चाहिए सर? मोमेंटम मिसिंग है। आप अगर मुझे पूछेंगे, मेरा डायरेक्शनल व्यू पॉजिटिव ही है। 550, 552 तक एक 15 रुपए की मूव 2-3% की आनी चाहिए, बट आज क्या जाएगी अगले कुछ घंटों में, या वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है। मैं करेक्शन बाय करने की सलाह दूंगा। अभी 536 है, 530, 520 ये करेक्ट मूव आता है तो बाय करें। 510 का स्टॉप लॉस और फिर 550 का टारगेट, ये मेरे लिए ज्यादा सेफ होगा। ओके,
ये रहा टेक महिंद्रा। थोड़ा अगर डिप आता है तो खरीदारी जरूर करें इस स्टॉक पर। भसीन साहब बस थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे कि फ्रेश ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं, उनके जो एग्जिस्टिंग कॉल्स हैं उन पर क्या करना चाहिए। उससे पहले कुणाल जी, रेड्डीज की तो हमने बात करी, एक टोरेंट फार्मा पर देखिए, इस पर पहले भी हमने चर्चा करी है। 13% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखा रहा है स्टॉक इस समय, 3% की तेजी है, अच्छा मूव आ रहा है टोरेंट फार्मा में। 2400 के ऊपर खरीदना चाहेंगे इसे? देखिए चार्ट भी अच्छा है दीपांशु, नो डाउट। इसका चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ एक पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न को सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। ये स्टॉक के डेली चार्ट पर अभी बनता हुआ दिख रहा है। ब्रेकआउट आएगा 2500 के ऊपर, अभी भाव चल रहा है 2425 का। तो जिनके पास लॉन्ग्स हैं उनको तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि एक 2350 का स्टॉप लॉस रख लें, और जैसे ही ये स्टॉक 2500 के स्तरों को पार करेगा, इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट होगा और इसमें आप एक बड़ी आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरी राय में बिल्कुल होल्ड करके चले, 2500 के ऊपर और ऐड करने की राय रहेगी। ओके, तो 2500 के ऊपर और ऐड करने की राय है यहाँ पर, ये कुणाल जी की तरफ से आपके लिए कॉल। आइए इस बीच एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको कि बैंक निफ्टी पर आप बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल और फ्यूचर लेवल दोनों निकाल कर लाइए। बैंक निफ्टी इस वक्त आपको स्पॉट में दिखेगा 60-70 अंक ऊपर, और फ्यूचर्स में आपको दिखेगा 35 अंक नीचे, यानी कि लगभग आज 100 पॉइंट का डिस्काउंट बढ़ता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा डिस्काउंट में जा चुका है, फ्यूचर्स ऑलरेडी लाल निशान में जा चुके हैं। निफ्टी में भी आप देखेंगे लगभग 30 अंकों का डिस्काउंट चल रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर डिस्काउंट क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। ये एक थोड़ा सा कंफर्ट कम देने वाला संकेत है कि आखिरी घंटे में थोड़ा दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही इंडेक्स में आपको डिस्काउंट नजर आएगा। एनीवे, ये तो चलिए फ्यूचर्स की बात हुई। आइए अब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने भसीन साहब, उनके लिए बिगुल। भसीन साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जो कॉल्स क्लोज करने हैं वो बताएं सर। अनिल जी, सुबह आपको दिया था हैवल्स और सन टीवी में 410 का टारगेट पे बुक करा दिया, आपको मैंने मैसेज कर दिया था और कह भी दिया। और हैवल्स में अभी सौदा खड़ा है, 478 का स्टॉप लॉस है, 487 का भाव है, इसमें 520 का टारगेट है। हैवल्स विल बी द बेस्ट प्ले फॉर एनीथिंग टू डू विद द हॉट समर एंड द कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल साइड। उसमें सब कुछ वैल्यूएशन भी उसकी कंफर्ट है तो विद है। उसके अलावा सन फार्मा में हमने आपको रेगुलरली अपडेट किया है, कीप सन फार्मा विल बी द बेस्ट फार्मा स्टॉक। और उसके अभी जो एक केस भी था जो सैंडोज के साथ, उसमें उसकी पॉजिटिव लिटिगेशन आने वाली है। तो आई थिंक सन विल बी अ क्लियर आउट परफॉर्मर। 445 का स्टॉप लॉस है, 490 to 495 का टारगेट। अपोलो टायर में अभी भी हम बायर हैं, हमने बोला था उसमें रखिए 82 का स्टॉप लॉस, 98 का फर्स्ट टारगेट, 100 का सेकंड। और ग्रेसिम 470 का स्टॉप लॉस और 550 का टारगेट। इसके अलावा कोटक बैंक शॉर्ट था जो अभी रखा हुआ है, 1245 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, तो वो शॉर्ट है। नेस्ले में 17,650 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस था, वो अगर मेरे हिसाब से आज तो हो गया है, लेकिन अगर आप क्लोजिंग का वेट करें तो अगर वो क्लोज करता है अबव 17,650 तो उसमें से एग्जिट कर दीजिए। परफेक्ट। तो दो शॉर्ट साइड में है कोटक महिंद्रा बैंक, 1245 पर क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखिए, और 17,650 नेस्ले अभी चल रहा है 17,750, ये क्लोजिंग स्टॉप लॉस है। तो अभी 1 घंटा 1.25 घंटा इंतजार करें, मार्केट नीचे भी आ रहा है। अगर 17,650 के ऊपर बंद नहीं होता है तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को कैरी करें, और अगर उसके नीचे बंद होता है तो फिर आप निकल जाएं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। बाकी एकदम परफेक्ट है, हेवल्स को आप कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वैसे साहब, आप नए कॉल्स क्या देंगे, लॉन्ग या शॉर्ट सर, या दोनों? नहीं सर, अब दो लेने के शेयर है। हमें लगता है शेयर बाजार में जो एक हफ्ते का करेक्शन था वो सीवियर था, और प्राइस वाइज करेक्शन में भी ओवर, अब टाइम वाइज करेक्शन है। और इस समय आपको दो दिग्गज नाम दे रहा हूँ जो लेके रखो, और आप अगर हफ्ते में नहीं तो 10 दिन में 15 दिन में जरूर कमाएंगे। तो उसमें से आप कहें तो मैं पहला नाम दूं? जी बिल्कुल, प्लीज बताइए सर। तो पहला नाम सर अल्ट्राटेक सीमेंट है। अल्ट्राटेक सीमेंट ने कुछ नहीं किया पीछे रैली में, अभी 3275 से 3285 का भाव है। इसमें आप 3200 का स्टॉप लॉस रखिए और 3550 से 3600 का टारगेट। तो अल्ट्राटेक विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द सीमेंट साइड पिकअप,
और आप देख रहे हैं सारी इंडस्ट्रीज अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। तो आई थिंक अल्ट्राटेक इज अ नो ब्रेनर। 104 मिलियन टन की कैपेसिटी है और इट विल आउटपेस एवरीवन ऑन द अर्निंग्स एंड ऑन द वॉल्यूम फ्रंट। तो अल्ट्राटेक वुड बी द टॉप पिक। ओके, अल्ट्राटेक 3275 3280 के आसपास चल रहा है, 3285 यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं आप। थोड़ा सा बढ़ा है बसिन साहब के बोलने के बाद, 3275 3285 इस रेंज में आराम से आप खरीदिए। 3200 3300 तक भी ले लें, कोई हर्ज नहीं है। 3200 का स्टॉप लॉस लगाए, 3550 और 3600 ये दो टारगेट रखें। सीमेंट शेयरों पर आपको पता है बसिन साहब लगातार बुलिश हैं, एक के बाद एक सारे सीमेंट शेयर, पहले उन्होंने ग्रासिम का, उसके बाद एससीसी, अंबुजा, सारे स्टॉक्स पर वो बुलिश हैं। और यहाँ पर भी आप तेजी, श्री सीमेंट सबसे पहले वाले स्टॉक्स जो जब इनिशियली देना शुरू किए थे तब श्री सीमेंट दिया था और श्री सीमेंट भी बड़ा तेजी से भागा था। तो अल्ट्राटेक एक और बढ़िया स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं इस वक्त बसिन साहब की राय पर। 3550 3600 का ये पोजिशनल ट्रेड रखें आप। इसके अलावा कोई स्टॉक सर? हाँ सर, दूसरा शेयर है जो आपको पीछे भी मैंने बाय करवाया था, HDFC बैंक। HDFC बैंक सबसे दिग्गज बैंक है, 928 से 30 का भाव है, 925 या 30। और ये इसके बिना तो बैंक निफ्टी चल ही नहीं सकता। और अगर निफ्टी ने अगर 9500 जाना है तो HDFC बैंक ने 985 से 1000 का जाना है। 910 का स्टॉप लॉस रखिए, 925 से 30 में लीजिए, 985 फर्स्ट टारगेट और 1000 रुपीज सेकेंड टारगेट इन द नेक्स्ट वीक। ओके, HDFC बैंक यहां पर खरीदारी करिए, 925 के आसपास चल रहा है, ये बढ़िया लेवल है, यहां आप एंट्री कर सकते हैं 925-30 के आसपास। और 910 का स्टॉप लॉस लगाइए और 985 और 1000 के टारगेट के लिए। ये सारे सर पोजिशनल कॉल्स हैं, राइट? इसमें कोई शॉर्ट कॉल भी है बसिन साहब? नहीं, अभी शॉर्ट नहीं है सर। अभी जो शॉर्ट है वो रखे हुए हैं, बाकी हमने स्क्वायर ऑफ कर दिए थे प्रॉफिट में। वी विल वेट फॉर द मार्केट टू स्टेबलाइज। अभी स्टॉक शॉर्ट करने का कोई ज्यादा वो नहीं बन रहा है अनिल जी, बिकॉज आप देख ही रहे हो गैप अप हो रहा है मार्केट और वो दिखा रहा है कि अंडरटोन रिलायंस ने फिर स्ट्रेच कर दी है। तो आई एम रिलेटिवली थिंकिंग दिस टाइम बाउंड करेक्शन विल टेक प्लेस नाउ एंड नेक्स्ट वीक वी मे सी अ ब्रेकआउट टुवर्ड्स 9500 एंड बियॉन्ड। परफेक्ट। तो मार्केट मजबूती दिखा रहा है, सही भी है, रोज गैप मिलता भी है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है वो अलग बात है। तो ऐसे में अभी शॉर्ट कॉल कम, लॉन्ग कॉल ज्यादा है। वैसे साहब BTST कॉल्स रहेंगे आज? ओके, चलिए कोई बात नहीं, बसिन साहब से शायद संपर्क कर गया, लेकिन चलिए BTST कॉल्स कुछ रहेंगे तो हम 3 सवा 3 बजे के आसपास बसिन साहब से एक बार फिर से संपर्क करेंगे, क्योंकि उनके BTST कॉल्स भी सुपर हिट है। कल आपको BTST कॉल्स में रिलायंस में मजा आया होगा, 1550 1575 के जो टारगेट दिए आज हासिल हुए हैं। तो 2 बड़े कॉल बसिन साहब की तरफ से आज फिर से आते हुए, अल्ट्राटेक और HDFC बैंक, ये है आपके लिए। आइए अब आगे बढ़ें और जल्दी से एक बार देख ले वो इवेंट्स जिन पर आज आपको नजर रखनी चाहिए। देवांशी हमारे साथ है, माफ कीजिए, खबरों वाली शेयर स्टॉक्स न्यूज देवांशी हमारे साथ है बताने के लिए। देवांशी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, आज सबसे पहले नतीजों के लिहाज से PNG हेल्थ केयर इसके नंबर्स आए हैं, अनुमान से हल्के से बेहतर है नंबर्स। मुनाफा इस बार 90 करोड़ से बड़ा है, 91 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। साथ ही जो आय है वो भी थोड़ी सी घटी है, 656 करोड़ पे आती हुई दिखी है, 700 करोड़ से घटकर। साथ ही आप देखिए जो मार्जिन है वो करीब 20.5% से घटकर 19% पे आते हुए दिखे हैं। अनुमान था करीब 18% आने का और कामकाजी मुनाफा इस बार 144 करोड़ से घटकर 125 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। ओवरऑल नंबर्स थोड़े से कम हुए लेकिन अनुमान से बेहतर है। डॉक्टर रेड्डीज के लिए पॉजिटिव खबर, इनके श्रीकाकुलम यूनिट को US FDA से VAI स्टेटस मिलता हुआ दिखा, यानी कि वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड इनको मिला है, क्लीन चिट बेसिकली मिलते हुए दिखी है। किडला हेल्थ केयर, भारत में कंपनी ने कैंसर की दवा लॉन्च की है, इसके चलते हल्की सी मजबूती देखने मिली थी। और साथ ही आप देखिए आज यूनाइटेड ब्रिवरीज थोड़ा सा एक्शन में था, यूनाइटेड स्पिरिट्स एक्शन में बनता हुआ दिखा। राज्य सरकार को शराब की ऑनलाइन बिक्री पर विचार करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश बनता हुआ दिखता है, तो इसको नजर रखें। फंड एक्शन में या ब्लॉक डील में आज गोदरेज कंज्यूमर में ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी, 7 लाख शेयर्स की ब्लॉक डील्स थी। 2 सौदों में 500 से लेकर 501 प्रति शेयर के बीच में ये ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी, जिसके चलते आज एक्शन। ओके, तो ये है वो खबरों वाली शेयर जिन पर आप रखिए नजर, ये इस वक्त आपके लिए सबसे खास खबरें। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ राजेश पालिया साहब भी जुटे हैं कार्यक्रम में, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कार्यक्रम में हैं कुणाल जी और राकेश जी बिगुल के साथ, उनके लिए बिगुल चार्ट कॉर्नर का।
बताएं सर। अनिल जी, हमारी बिकवाली की राय है, पिरामल एंटरप्राइजेस पर PEL को बेचने की राय है। यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और जिन स्तरों पे चल रहा है उन स्तरों पे अगर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली मंडे मॉर्निंग को एक गैप अप डाउन ओपनिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। PEL को बेच के चले, पिरामल एंटरप्राइजेस पे बेचने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बेहद कमज़ोर स्ट्रक्चर है PEL का और सारी NBFCs का, और स्टॉक में भी जब कभी कोशिश होती है ऊपर जाने की, बड़े बिकवाली का दबाव स्टॉक को झेलना पड़ता है। और आज हम फिर ब्रेकडाउन होते हुए चार्ट पर देख रहे हैं और मुझे लगता है कि स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर 895 895 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 868 का 868 रुपए का होगा और दूसरा टारगेट 840 रुपए का होगा। तो 840 के अग्रेसिव टारगेट के लिए शॉर्ट करें PEL यानी कि पिरामल एंटरप्राइजेस। ओके, 895 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट किया जाए पिरामल को। 868 और 840 ये दो टारगेट हैं। सारी एनबीएफसी वापस ऊपरी स्तरों से थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रही है, नीचे आती हुई दिख रही है। बैंक्स एनबीएफसी कमजोर कर रही है। आप देखिए पिरामल का चार्ट किस तरह से जहां खुला वहां से धीमे 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 नीचे आता है और अब सेकंड हाफ में अच्छी कमजोरी दिखाने के संकेत भी दे रहा है। तो ये है वो स्टॉक जहां पर कमजोरी हो सकती है। ओके, तो यहां पर आप फोकस करके रखिएगा पिरामल। और बस कुछ ही देर में हम आपके सामने ये भी रखेंगे हमारी 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी भी, लेकिन उससे पहले राजेश पालिया साहब हमारे साथ हैं। राजेश जी, ये बताएं कि किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के डिस्काउंट पर आ चुका है, ऐसा क्यों? अनिल जी देखिए, फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक प्रेशर बना हुआ है जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में एक डिस्काउंट आ चुका है और इवन निफ्टी में भी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हायर साइड पे मार्केट सस्टेन नहीं हो पा रहा है और वहाँ पे एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ है जिसके कारण से हमें दोनों इंडाइसेस एक डिस्काउंट में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और जिस तरीके से आज निफ्टी में डिस्काउंट बना है, हमें लगता है कि ये मार्केट में एक कहीं ना कहीं शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो रही है। और अगर हम देखें तो मार्केट 9400 जो कि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो जब तक 9400 का लेवल क्रॉस नहीं होता हायर साइड पे, वो मार्केट में कहीं ना कहीं एक डिसकंफर्ट का माहौल बना हुआ है। मुझे लगता है कि जब तक हम 9400 क्रॉस नहीं करते तो हायर साइड पे जब भी मार्केट मिलता है तो उसमें शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए। लोअर साइड पे अभी जो सपोर्ट बने हुए 95, 9150 और 9200 के आसपास है, वो रेंज में आता है तो बाय करें। बट क्लियरली आज देखें तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में एक सप्लाई प्रेशर बना हुआ है। जैसा अभी राकेश जी और कुणाल जी ने भी रिकमेंड किया PEL को, तो मुझे भी एक BTST देना है, वो भी फाइनेंशियल स्टॉक में और शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो बस मैं आपके लिए बिगुल बजा देता हूँ। राजेश जी के लिए एक बिगुल BTST का फाइनेंशियल स्टॉक है, बैंक या NBFC होगा? बताएं सर। अनिल जी, शॉर्ट करेंगे हम श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को। इस स्टॉक में देखें तो स्टॉक हायर साइड पे कंटिन्यूसली जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है इसका 740 730 की रेंज में बना हुआ है और ये स्टॉक ने मल्टीपल टाइम वहीं से एक सप्लाई प्रेशर देखने को मिला। आज के सेशन में जिस तरीके से इसमें शॉर्ट बनते हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है इसको यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए। कल के सेशन में हमें ओपनिंग तक जो इसके टारगेट देखने को मिलना चाहिए वो 685 इवन 675 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। करंट लेवल पे शॉर्ट करेंगे, इसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे 712 का और नीचे में टारगेट होंगे 685 680 के। 687 और 680 ये दो टारगेट श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए आपको बिकवाली के तौर पर रखने हैं। राजेश जी की राय, पिरामल तो खैर कुणाल जी राकेश जी ने कहा था। राजेश जी कह रहे हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट को बेचिए, 702 रुपए के आसपास बेचना है, 700 रुपए के आसपास। 712 का स्टॉप लॉस, 687 और 680 ये दो टारगेट आपके नीचे की तरफ। तो सारे स्टॉक्स हैं जो ऊपरी स्तरों से बैंक्स और फाइनेंशियल्स वाले कमजोर होते हुए दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई नजर आ रही है। आइए कुछ और शेयर जो आज के सेशन में कमजोर होते दिख रहे हैं उन पर फोकस करें। RBL बैंक 9% कमजोर है। रिजल्ट के बाद सुबह मजबूत खुलने की कोशिश की थी लेकिन काफी तेजी से गया है नीचे और बहुत दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। RBL बैंक के नतीजों में ऐसी खराबी तो नहीं दिखी जैन साहब, लेकिन उसके बावजूद इतना गिर गया, क्या समझा जाए इसे? ये देखिए, सारी जो ये सेकेंड रंग या थर्ड रंग बैंक्स है इन सब में प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। मतलब मार्केट कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली कॉशियस हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। और सर्टेनली देखिए, मैं तो फाइनेंशियल्स के ऊपर वैसे भी बहुत ज्यादा कॉशियस हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सामने से भी बोल दे कि 50% बढ़ने वाला, तो भी मैं वो रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे डाउनसाइड काफी दिखती है। और आप देखिए 1-2 दिन चलते हैं, ये बाउंस बैक प्लेस की तरह काम करते हैं। आप एयू फाइनेंस मतलब नॉन स्टॉप सर्किट लग रहा है, रिजल्ट भी ठीक ठाक था, फिर भी टूट रहा है। तो इसका मतलब मार्च में तो क्या 10-15 दिन का था, बट आगे आने वाले दिनों में आप अभी भी देखिए खुली नहीं है। अगर ब्रांचेस भी खुल रही है तो प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं हो रही है, और जो रूरल ब्रांचेस की बात करते हैं खुल रही है, वैसा नहीं हो रहा है, कलेक्शन आ नहीं रहा है। लोग बाग अब रिफंड के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो मोराटोरियम का रिफंड वापस से मंगवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी सिचुएशन ठीक नहीं होगी। बाकी ओवरऑल इट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द कोरोना ग्राफ्स, कोरोना डेटा पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ये पर्टिकुलर सेक्टर है। तो मैं तो यही कहूंगा कि सेफर जो अपने फार्मा है, आईटी है, हेल्थ केयर है, या केमिकल्स है, स्पेशलिटी केमिकल्स, वहां पे हम तो राय दे रहे हैं। बाकी मैं थोड़ा सा कॉशियस हूं, और इतने वॉलेटाइल स्टॉक्स में वेरी फ्रैंकली फ्यूचर्स में तो काम नहीं कर सकते, कैश कैप मार्केट में भी नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत अगर करे तो विक्स अभी भी ठीक है 37-38, तो वहां पे कोई ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी लगाए तो बात अलग है, वो हमारी रिकमेंडेशन वही रहती है। बट ओवरऑल आई एम वेरी वेरी बेरिश एंड आई एम वेरी कॉशियस। मैं राय नहीं दूंगा जल्दी से इस सेक्टर में, हिम्मत नहीं करूंगा। ओके, ये है आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और वैसे भी फाइनेंशियल्स में अब आप थोड़ा काफी तेज उतार चढ़ाव देख रहे हैं। 2:30 बज गए हैं, आखिरी घंटा है ट्रेड का। अब जान लेते हैं कि अनिल जी की बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या बन रही है। सर, एक बार फिर से ग्लोबल क्यू से तो अच्छा सहारा मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक से ज्यादा, बल्कि 225 अंक ऊपर है इस समय। सुबह से ही मजबूत रहा है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा गिरा है, बट फिर भी अच्छी मूव आ रही है। डाउ फ्यूचर्स 24,000 के स्तर के ऊपर है। एशिया के बाजारों की काफी मजबूत क्लोजिंग हुई है। जापान तो बल्कि 2.5% ऊपर ही बंद हुआ, हांगकांग भी 1% ऊपर बंद हुआ। यूरोप काफी मजबूत ट्रेड कर रहा है, आधे से 1.5% की तेजी यूरोप दिखा रहा है। तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बस बैंक निफ्टी पर सर अभी काफी तेज गिरावट और भी आती हुई दिखी है। दीप, कल भी सिमिलर सिचुएशन थी हमारे यहाँ। आप देखिए कल भी अमेरिकी फ्यूचर्स काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, 200-250 पॉइंट। उसके बावजूद कल हम कमजोर बंद हुए। तो कल तो हम ये मान सकते थे कि चलो एक्सपायरी का दबाव है। आज किस चीज का दबाव है? आज तो ऐसा कोई दबाव है नहीं। और वैसे भी आप देखिए निफ्टी में तो 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर है, लेकिन वजह यही कि एक फार्मा जो सदाबहार तेजी वाला है, और उसके अलावा 2 स्टॉक आप HUL और रिलायंस, ये 2 छोड़ दें। इसके अलावा तो कहीं भी कोई ऐसी बड़ी तेजी कहीं आपको नजर नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर यही कि पिटे हुए FMCG शेयर वापस रिबाउंड कर रहे हैं, मजबूत रिलायंस सहारा दे रहा है, और साथ ही साथ फार्मा जो मजबूत है वहां पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। और बैंक्स फाइनेंशियल में बड़ा मिक्स सा ट्रेड है। आप देखेंगे कुछ बैंक्स ऊपर दिखेंगे, कुछ नीचे। तो पॉइंट वही है कि ये थोड़ा परेशान करने वाला करेक्शन है, जिसमें डायरेक्शन बहुत क्लियर नहीं है। बार बार मैं वही कहूंगा, रिपीट हो जाएगा कि भाई आपको ट्रेड करने का एक ही तरीका है, रेंज के ऊपरी एंड पर बेचिए, रेंज के नीचे एंड पर लेने की कोशिश करें। अब जहां तक आज का सवाल है बचे हुए घंटे के लिए, तो मैं आपको थोड़े से डेटा रख दूं आपके सामने। पहली चीज 9,300, यहाँ पर 16 लाख शेयर मंथली और वीकली मिलाकर पुट में है, 14 लाख शेयर मंथली और वीकली मिलाकर कॉल्स में, यानी कि बराबरी का मामला है। रस्सा कशी वाला लेवल यही है 9,300। 9,300 के पुट में आज 7 लाख शेयर जुड़े हैं, और 5 लाख शेयर कॉल्स में आज नए जुड़े हैं, यानी कि वही है, यहाँ टक्कर चलती रहेगी। तो ज्यादातर वक्त आप शायद इसलिए 9,300 के आसपास बिता रहे हैं। 9,400, 9,500 परफेक्ट सेल जोन है, 9,100, 9,200 परफेक्ट बाय जोन है। तो 9,300 पर आप कुछ करने की कोशिश करेंगे नहीं। तो अब अगर आपका व्यू मंदी का है तो 9,100, 9,200 का पुट लीजिए, व्यू तेजी का है तो 9,400 का कॉल लीजिए। अब वही वाली बात है कि आपकी स्क्रीन देखकर कॉन्फिडेंस कम होगा, और अमेरिका को देखकर आपको तेजी करने की इच्छा होगी कि चलिए वहां एक अच्छा सेशन होगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा छोड़ दें, वेट एंड वॉच वाले मूड में रहें, ज्यादा बढ़िया है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 19,500 के आसपास ट्रेड का। अच्छा, तेजी आप अमेरिका देखकर करना भी चाहें तो आपके फ्यूचर्स गिरे हुए 30-35 पॉइंट निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट पे आ गए, और आपके बैंक निफ्टी 100 पॉइंट डिस्काउंट पर आ गया, तो वो डिस्काउंट आपको कंफर्ट नहीं देता। सो मेरा पॉइंट सिंपल है दीप, की थोड़ा अवॉइड करें इंडेक्स ट्रेड, तो कोई खास बात नहीं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 20,000 के नजदीक पहुंचेगा वहां आपको बेचना है, 19,000 के नजदीक आएगा तो वहां पर लेना है, और बीचों बीच में है तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, 3 लाख शेयर पुट में है 19,500 के,
इस सीरीज के मंथली वीकली वाले पे, तो वो थोड़ा सपोर्ट का काम करेगा। तो शायद 19,500 के बहुत नीचे आप न जाए, लेकिन कहीं कंफर्ट दोनों जगह नहीं आ रहा। तेजी और मंदी करने के लिए एकदम क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। फंडामेंटल रीजंस आपको तेजी नहीं करने देंगे, लेकिन टेक्निकल रीजंस आपको मंदी नहीं करने देंगे। तो मेरे ख्याल से ऐसी सिचुएशन में बेहतर है नोटा वीकेंड एंजॉय करें बिना पोजीशन के, आराम से सैटरडे संडे इस बार तो पूरे हफ्ते काम किया है थोड़ी छुट्टी उट्टी मनाएं, आराम करें, ज्यादा बढ़िया है। ओके, इस समय फिलहाल कोई ट्रेड ना ले बाजार पर। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक्शन आ रहा है, डायरेक्शन लेना थोड़ा मुश्किल है। और जितने भी ये एनबीएफसीज हैं, अभी थोड़ी हमारी गेस्ट ने भी शॉर्ट कॉल्स दी हैं, उन सभी पर आप देखिए तो प्रेशर बनता जा रहा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पे तो एक बार फिर से और एक फ्रेश ब्रेकडाउन के संकेत आ रहे हैं। और आरबीएल बैंक अब निचला सर्किट लगाने की तैयारी में है, 10% नीचे होता हुआ दिख रहा है। बंधन बैंक, तो इस हफ्ते के जो रिस्की बैंक स्टॉक्स थे, जो एक काफ़ी अच्छी रैली आई थी, अब सभी में आप देखिए तो मुनाफा वसूली भी चल रही है। देखते हैं एक्शन कैसा बनता है आगे जाकर। इस समय M&M ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स में भी आज मुनाफा वसूली हो रही है। वागले साहब, कल का टॉप गेनर था ट्रेड में, अब पूरा रिवर्स होता है। जैसे जैसे ट्रेंड रिवर्स होते जा रहा है, क्या ये एक अच्छे शॉर्ट कॉल्स बन रहे हैं? M&M पर शॉर्ट करना चाहिए 382 पर? दीपांशु, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा 382 पर, या तो 370 से ब्रेक होगा तो फिर मैं 370 तक की डाउनसाइड की बात करूंगा, या तो फिर 384 388 ये रेंज में बाउंस बैक में बेचूंगा। 395 के ऊपर ये जाना नहीं है, तो मेरे लिए अभी स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, इसके लिए मैं अभी बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, पर देखते हैं किधर जाता है। आज तो 4.5% नीचे, ये हफ्ता काफी अच्छा रहा है जहां तक M&M का सवाल है, तो मुनाफा वसूली आ रही है। एक स्टॉक जो होल्ड अप कर रहा है अच्छी तरह से, 2% इवेंट है इसमें, श्री सीमेंट। इसके नतीजे आने वाले हैं, इस पर बाजार की नजर है। देख लेते हैं कि कैसा अनुमान लगाया जा रहा है जहां तक श्री सीमेंट का सवाल है। मानसी तैयार है हमारे साथ। मानसी, बताइए कैसे नंबर्स रह सकते हैं इनके? तो मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स अच्छे आएंगे, लेकिन बिक्री में हल्की सी गिरावट का अनुमान हम लगाकर चल रहे हैं। वॉल्यूम्स में करीब 6% की गिरावट का अनुमान है, लेकिन रियलाइजेशन 10% तक बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। पिछले दिनों कीमतों में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, इसका सीधा फायदा रियलाइजेशन को मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसी वजह से रियलाइजेशन में सुधार दिखेगा। मांग में कमी का असर बिक्री पर सीधे तौर पर दिखेगा। करीब 1.8% की गिरावट बिक्री में हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, लेकिन साथ ही बढ़ते रियलाइजेशन और खर्चों में कमी जो देखने को मिली है, इसका सीधा फायदा कामकाजी मुनाफे पर पड़ता दिखेगा। 19 से 20% की बढ़त कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर आती हुई दिख सकती है। ऑपरेटिंग खर्चों की अगर बात करें, 1% की बढ़त यहाँ पर भी देखी जाएगी। और इसके अलावा मजबूत ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पिछले दिनों जो देखने को मिली है, इसका सीधा फायदा कंपनी के मुनाफे पर पड़ता दिखेगा। 30% का इजाफा मुनाफे पर हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। 321 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 416 करोड़ तक जाता हुआ दिख सकता है। और मार्जिन के फ्रंट पर भी 25.8% से अनुमान ये है कि मार्जिन 31.3% तक जाते हुए दिख सकते हैं। ओके, श्री सीमेंट ये है जहां तक श्री सीमेंट के नतीजों का अनुमान है। जैन साहब, श्री सीमेंट पर आपकी कोई राय, कैसा लग रहा है जहां तक पूरा पैक है? वैसे तो एक अच्छा इंडिकेटर है, स्टॉक में ज्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, बट जहां तक इंडस्ट्री की हेल्थ का सवाल है, डिमांड ट्रेंड्स का सवाल है, एक अच्छा इंडिकेटर रहेगा। क्या वॉच आउट कर रहे हैं सर? नहीं, देखिए सर्टेनली एक तो सर्टेनली अफेक्टेड तो है ही है सेक्टर, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिमांड रिवाइवल आएगी तो सबसे पहले आएगी। बाकी एक देखिए लेबर का भी इश्यूज है, बट दूसरा एक रमादान का भी महीना है, तो अभी भले ही वो रीओपनिंग जो हुई है लॉकडाउन की, अब मैं बात नहीं करूंगा पार्शियल रीओपनिंग, और मैंने चैनल चेक्स किए हैं, जैसे कि हार्डवेयर के शॉप्स है या सीमेंट जहां बिकती है वहां पे काफी एग्रेसिवली सेल हो रही है। अगर आपके लेबर मिल रहे हैं, काम धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ऑलरेडी एक अच्छे खासे 52 वीक लोज के 10-15% ऊपर ही है, 15,500-16 हज़ार से आप मान लो कि 15%, और ऊपर का लेवल काफी देखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे एक अच्छा होल्ड है। इन सर्टेनली देखिए आप निफ्टी का पार्ट बन गया है, बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, और सबसे बढ़िया बात है एफिशिएंट मैनेजमेंट। पहले मुझे जब भी ये स्टॉक के बारे में पूछा जाता था, मुझे हायर साइड पे ये काफी महंगा लगता था। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से 15-20% का रूम है, और जो एफिशिएंसी के लेवल्स है मैनेजमेंट के, उसमें सर्टेनली मार्जिन्स वगैरह पे काफी फायदा दिखेगा। बट ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि सारी चीजों पे टाइम देना पड़ेगा। मुझे लगता है 6 से 9 महीना 12 महीना कम से कम लगेंगे इन सेक्टर्स को रिवाइव करने में। रेस्ट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कोरोना कंट्रोल। ठीक है, सेक्टर रिवाइवल में थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट वैसे ट्रेंड्स अच्छे आ रहे हैं जहां तक
सवाल है सीमेंट पैक का। अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब भी अल्ट्राटेक पर खरीदारी बोल के गए हैं। देखते हैं किस तरह का मूवमेंट आता है जहाँ तक सीमेंट स्टॉक्स का सवाल है। कंजम्पशन स्टॉक्स में आज ज़रूर आप रिबाउंड देख रहे हैं, पर उसमें एक स्टॉक जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ये है टाइटन। एफएमसीजी स्टॉक नहीं है, एफएमसीजी स्टॉक्स आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट कंजम्पशन यूनिवर्स से टाइटन और कमजोरी दिखा रहा है। बंसल जी जरा इसकी चार्ट देखकर बताइए, 831 पर तो आ ही गया है टाइटन, यहाँ से और भी कमजोर हो सकता है? देखिए चार्ट्स काफ़ी ख़राब हैं, बिल्कुल भी पुल बैक नहीं हो रहा है। टेक्निकली यहाँ पर और भी बुरा हो सकता है। नीचे में 815 810 के भाव शॉर्ट टर्म में दीपांशु नीचे में देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा वैसे देखा जाए तो दीपांशु इसका कंजम्पशन तो बिल्कुल बंद है, और एक बार अगर लॉकडाउन खुलता भी है तो भी नियर फ्यूचर कंजम्पशन यहाँ बढ़ेगा नहीं। तो टेक्निकली और फंडामेंटली लगता है कि स्टॉक थोड़ा सप्रेस रहना चाहिए। और दूसरा दीपांशु आपसे गुजारिश है एक चार्ट कॉर्नर के बिगुल की। बिल्कुल, चार्ट कॉर्नर का बिगुल। बताएं। यस सर। अनिल जी, एक स्टॉक जो पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है गिरते हुए बाजार के अंदर वो है सन फार्मा। इसको हमने ऊपरी स्तरों पर 10 की कमाई पे भी रिकमेंड किया था, बट स्टॉक में करेक्शन आई थी। नीचे में 450 455 एक अच्छा सपोर्ट था, वहां पे सपोर्ट लिया है। और अब ट्रेडिंग के नजरिए से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर सन फार्मा में देखने को मिल रहा है। और हमने पास में भी देखा है कि गिरते बाजार में फार्मा आउट परफॉर्म करता है। सन फार्मा में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस की अपेक्षा है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक पैटर्न बन रहा है जिसको बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न कहते हैं, वो सन फार्मा के चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलना है। 460 रुपए पर 460 पर स्टॉप लॉस रखें, बाय करें। 477 पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 485 होगा। तो 477 485 के लिए बाय करना है सन फार्मा फ्यूचर्स। ओके, तो सन फार्मा में यहाँ पर खरीदारी करने की राय है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। ये स्टॉक आज वापस से बड़ी मजबूती के साथ, और अभी वसीम साहब भी कह रहे थे कि सन फार्मा में आप तेजी की पोजीशन बनाए रखें। ये स्टॉक आज एक्शन में आता हुआ दिखा है। डॉक्टर और सन दोनों ही बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं कारोबार। आइए, लेकिन एक और स्टॉक है जो मजबूत है, आईसीआईसीआई बैंक देगा नतीजे अपने कल। हालांकि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आई जरूर है, लेकिन अभी भी मेरे ख्याल से हरे निशान में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक। तो समझ लेते हैं कि हाँ जी हाँ, 2.2% मजबूत है। 353 का हाई बनाकर 341-42 पर ट्रेड कर रहा है। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स रहेंगे। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं नतीजों का अनुमान लेकर। आशीष बताएं, आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स क्या है अनुमान? अनिल जी, नतीजे कल आएंगे और अनुमान यही है कि नतीजे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। मुनाफा जो है 233% बढ़कर करीब 3,235 करोड़ रहेगा, यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 970 करोड़ का मुनाफा था, उसके अगेंस्ट में 3,235 करोड़ का मुनाफा दर्ज कर सकती है कंपनी। असेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिलेगा। इनके जीएनपी नंबर जो है यहाँ पर गौर करिएगा, 5.95% से घटकर 5.8% रहेंगे। और पिछली कुछ तिमाहियों में हम देख रहे हैं कि बैंक जो है लगातार प्रोविजनिंग अपनी बढ़ा रही है। इसका फायदा इन्हें इस तिमाही में दिखेगा। हालांकि थोड़े कुछ रिटेल अकाउंट्स हैं, वहाँ पर हो सकता है कि उनके अगेंस्ट में थोड़ी सी जो प्रोविजनिंग है वो बढ़ाई जाए। लेकिन अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो प्रोविजनिंग भी करीब 43% बढ़ेगी, 5,451 करोड़ से घटकर 3,070 करोड़ रहेगी। ये साल दर साल है। लेकिन अगर आप लास्ट तिमाही से अगर कंपेयर करके देखें दिसंबर तिमाही से, तो प्रोविजनिंग में 47% की बढ़त देखने को मिलेगी, करीब 3,070 करोड़ रहेगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो ऑपरेटिंग लिहाज से नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। इनकी जो ब्याज आय है इसमें भी 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आईसीआईसीआई बैंक नतीजों से पहले एक्शन मजबूती का है। राजेश जी, नतीजों के पहले तेजी, मंदी या नोटा, क्या है आपकी राय? अनिल जी, मेरे हिसाब से थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल में दबाव है और ये स्टॉक ने हालांकि आउट परफॉर्मेंस जरूर दिखाया, एक स्टेबल सेटअप है इसका, फिर भी मैं थोड़ा वेट करूंगा जब तक इसमें 355 का लेवल एक बार क्रॉस नहीं हो जाता, जब तक मैं अभी इसमें फिलहाल बाय नहीं करूंगा। लोअर साइड पे अगर ये मिलता है स्टॉक वापस 325 के आसपास, तो जरूर इसमें बाय इनिशिएट किया जा सकता है। बट मुझे लगता है रिजल्ट के पहले थोड़ा सा इसको अवॉइड ही करना चाहिए। 355 क्रॉस हो फिर इसको बाय करना चाहिए। ओके, फिलहाल
355, आज का हाई है 353, तो आज का हाई पार करेगा तो ही राजेश जी मूड बनाएंगे कि इसको खरीदना है या नहीं। ठीक है, तब तक इंतजार करते हैं। तब तक कोई खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक में फिलहाल नहीं है, कोई पुट और कॉल ऐसा भी कुछ भी नहीं है राजेश जी, बिल्कुल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, कोई कॉल ऑप्शन, कोई पुट ऑप्शन, कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि सेटअप देखें तो स्टेबल है अभी फिलहाल। तो अगर ट्रेड करना है तो 350 का कॉल ऑप्शन लेके 370 का बेचे तो 10 रुपए की कॉस्ट में ये ट्रेड इनिशिएट होगा। 20 रुपए में कॉल ऑप्शन है 350 का और उसके सामने हम 370 का बेचे तो 10 रुपए की कॉस्ट में हम ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो 1:2 अगर ये 355 का ब्रेकआउट होता है तो बिल्कुल ये 370 की तरफ मूव करेगा, तो 10 रुपए की रिस्क फिर भी रहेगी। तो मेरे हिसाब से इस मार्केट में 10 रुपए की रिस्क अगर किसी को लेना है तो ही इस बुल कॉल स्प्रेड को भी करें, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है इस स्प्रेड की भी। तो 10 रुपए का अगर कोई स्प्रेड बनाता है 10 रुपए की कॉस्ट में तो यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड कर सकते हैं। 350 का कॉल लेके 370 का कॉल भी। तो मतलब जबरदस्ती ना, मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूं इसलिए, बाकी ऐसा करना नहीं है। 10 रुपए का कॉस्ट लेके ऐसा बनाने में कोई मजा नहीं है, राइट? मजा नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे बोलो ना, आप जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो? ओके, कोई दिक्कत नहीं राजेश जी, जबरदस्ती नहीं है बिल्कुल। मैंने सोचा कहीं पता नहीं निकल जाए अंदर से कुछ ऐसा, तो मैंने ट्राई की थी। ओके, इस बीच टेक महिंद्रा एक और स्टॉक है जो बढ़िया मजबूत हो रहा है और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी बढ़िया बना है। बंसल जी, जरा टेक महिंद्रा के चार्ट्स देखकर राय दीजिए, आपकी क्या सलाह है इस पर? देखिए अनिल जी, टेक महिंद्रा में एक मजबूती जरूर देखने को मिल रही है, बट ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है अनिल जी कि यहाँ पर एज ऑफ नाउ खरीदारी की जाए। जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है वो होल्ड करें, यहाँ पर 530 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए अनिल जी। नई खरीदारी के लिए मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। एक बार यहाँ पर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा तब खरीदारी की राय होगी, और उन लेवल्स के पास ही चल रहा है। तो अगर क्रॉसओवर होगा तो ऑन माई ओन मैं अपडेट दूंगा टेक महिंद्रा खरीदने के लिए। अच्छा वागिल साहब, एक चीज बताइए, अभी आप कौन से ट्रेड ढूंढ रहे हो, तेजी वाले कि मंदी वाले? क्योंकि देखो हर वक्त जब से आप चार्ट पे डालते तो होंगे ना कि मुझे जैसे ट्रेड ढूंढना है तो कौन सा ढूंढूं, तो क्या आप बैंक और एनबीएफसी में मंदी वाले ट्रेड ढूंढ रहे हो या फार्मा एफएमसीजी वगैरह में तेजी वाले ढूंढ रहे हो? कौन से वाले में ज्यादा आपके सिग्नल डाल रहे हो? अनिल जी, मैं ये अभी सोच रहा हूँ कि तेजी की जाए कि मंदी की जाए। मेरे को पिक्चर क्लियर नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसमें एक स्टॉक मेरे रडार पर आ रहा है। थोड़ा सा मैं कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहा हूँ। चलो भजवा दीजिए। अच्छा ठीक है, नहीं भजवा दीजिए। नहीं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोच लो कौन से। अरे अभी तो बहुत टाइम है, पौन घंटा बाकी है, जल्दी क्या है? बोलो, आप बोलो फिर। देखो फिर कम ज्यादा हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए तो बोलना मत। आप बंसल जी की तरह कि मैंने लेट कर दिया था। बंसल जी कुणाल जी मुझे बोल देते आपने लेट कर दिया इसलिए फिर अभी में हम अल्गो ट्रेड नहीं दे रहे हैं, ऐसा आप बोलना मत। या तो आप बोलो तो मैं अभी बजा दूं। चलो बजा दीजिए। चलिए, बिल्कुल वागले साहब के लिए बीटीएस डबल टी का। बताइए सर। अनिल जी, मेरे रडार पर अभी बंधन बैंक आ रहा है। 237 के करंट भाव पे बेचना है इसको। 241.50 का मेरा स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है ये 230 228 के तक के लेवल्स के आसपास जाना चाहिए। मे बी आज और मंडे मुझे स्ट्रक्चर में वीकनेस दिखाई देता है और बैंकिंग स्पेस वीक है, तो ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। ओके, बंधन तोड़ने को तैयार है। आरबीएल के बाद ये 6.5% लुढ़क चुका है। 10% नीचे आरबीएल है, 6% नीचे बंधन है। साथ साथ गिरते हैं, साथ साथ बढ़ते हैं। आज थोड़ा साथ देने में यस बैंक भी आगे, एक्सिस भी दे रहा है, एसबीआई भी 3% नीचे। तो आप समझ ही सकते हैं बैंक्स, एनबीएफसी सब वही भाव आ गए। आप देखिए एमएनएम फाइनेंस 175 180 वाला 160 के आसपास फिर आ गया है। ये सारे बस मजा नहीं बेसिकली इन सारे बैंक्स में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं बैंक्स, एनबीएफसी उछाल में बेचना है, लेना नहीं है। तो आपका लेने का मूड हो वागले साहब तो फार्मा एफएमसीजी ये सब लेते रहिएगा। बेचने का मूड हो तो बैंक्स, एनबीएफसी ढूंढिएगा। अब बाकी अगर कुछ नहीं करने का मूड हो तो निफ्टी, बैंक निफ्टी देखते रहिएगा, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा, इस बीच हाँ, जब मैं बात कर रहा था आपसे तब कुणाल जी हाथ खड़ा कर रहे थे। कुणाल जी कुछ कहना चाहते थे। कुणाल जी बताइए।
अनिल जी, मैं केवल वागले जी को ये कह रहा था कि कभी भी दुविधा हो तो दिल्ली में 2 उनके मित्र बैठे हुए हैं, तो कंफर्मेशन की जरूरत है तो हम कंफर्मेशन देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अनिल जी, हमारी सेवाओं का उपयोग करना चाहिए उन्हें। हाँ, लिमिटेड इंटरवेंशन, अनलिमिटेड इंटरवेंशन, जैसा चाहे वागले साहब, आपके लिए निशुल्क परामर्श, जैसा चाहे, कोई फीस नहीं ली जाएगी। हाँ, वैसे अगर आप उम्मीद रखना भी मत, आप रखोगे तो भी वागले साहब देने वाले हैं नहीं फीस, ये समझ लेना, ठीक है ना। ओके, अच्छा जयपुर चलते हैं जैन साहब के पास। जैन साहब, ये आज सरकारी कंपनियां क्यों गिरी हुई इतनी? एनटीपीसी, भेल, पीएफसी, ये कोई खास वजह? आज इन्होंने कोई फ्राइडे इनके लिए दिन ठीक नहीं है, मतलब क्या वजह से गिर रही है सारे के सारे? नहीं, ये देखिए, ये पीएसयूज के साथ तो वैसे ही ये 10 साल से बहुत ही बड़े अंडर परफॉर्मर रहे हैं, प्योरली एक डिविडेंड प्ले हो गए हैं। और सरकार के जब जब कोई ना कोई फिस्कल डेफिसिट या स्टिमुलस और ये पैकेजेस की बात आएगी, तो जो सामने फैमिली सिल्वर है उसी को ही बेचने की बात करेगी। और आप देखिए एचएएल में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में एक आ गई है कि वहां पे स्टेक सेल की बात आएगी, तो वो जैसी एक कंपनी पे आती है तो फिर दूसरे कंपनियों में भी इंपैक्ट पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि इतना मार्केट टूटा हुआ है, इतने टूटे हुए स्टॉक्स है, तो वहां पे क्या सरकार भी इतने सस्ते पे बेचेगी। बट जिस तरीके से चीजें आगे बन सकती है, जो लग रहा है कि इतना इजी नहीं रहेगा, इतने जो स्टिमुलस देने हैं, पैकेज देने हैं, उन सबको कहीं ना कहीं इन्हीं तरीके से ही करना पड़ेगा। तो आई फील कि कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्योरली डिविडेंड प्ले है, बहुत बड़ा कैपिटल अप्रिसिएशन बस तभी आएगा कि थोड़ा बहुत ये बाउंस बैक प्लेस भी आ चुके हैं। आप देखिए 7,500-8 हजार से लेकर 9,800 10,000 के लेवल्स तक जाने के बाद अब ऐसे लेवल पे है कि जहां पे क्लैरिटी नहीं है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज अब मार्केट में कोई बहुत बढ़िया नहीं है। और मेरे को लगता है कि यहाँ पे ये हमेशा जो तलवार लटकी हुई रहती है, भले ही वो सीपीएससी ईटीएफ हो या पीएसयूज हो, सो आई विल बी नॉट वेरी एग्रेसिव इन बाइंग, बट सर्टेनली मुझे कुछ स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, माइनिंग स्टॉक्स जो होते हैं, जैसे कि एनएमडीसी है या भले एनटीपीसी हो या मोइल हो, इन टाइप के स्टॉक्स पे फिर भी मैं ध्यान देता हूँ। मिधानी है, आईआरसीटीसी हालांकि बहुत बड़ा मूव दे चुका है नीचे से और ऊपर से भी करेक्ट हुआ है, तो देखते देखते कुछ स्टॉक्स है, रेलवे वाले स्टॉक्स से देखते हैं, बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए बाइंग में, वन शुड बी कॉशियस। कॉशियस रहने की सलाह सुबह सुबह आपको दी थी आशु मदान साहब ने। देखिए आशु सर क्या बोल के गए थे, और आज बड़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी उन्होंने। क्या कहा, आप आईसीआईसीआई बैंक खरीदिए, ठीक है, और सामने बैंक निफ्टी बेच दीजिए। इस स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम लॉस आपको 7,500 का हो सकता है। 1 लोट आईसीआईसीआई बैंक खरीदो, 1 लोट बैंक निफ्टी बेच दो। 347 में उन्होंने बोला था आईसीआईसीआई बैंक खरीदने के लिए, और 19,850 में बोला था बैंक निफ्टी बेचने के लिए। तो ये आपके लिए, देखो आशीष सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा इस पे अपडेट भेजिए क्या करना चाहिए। लेकिन देखिए एकदम परफेक्ट, बैंक निफ्टी आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले में कहीं ज्यादा गिरा है, और मैं इसलिए भी आशीष सर से चाहता हूं कि एक बार अपडेट कर दें, क्योंकि कल आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे भी है ना, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा इस मामले में। तो एक बार जरा पूछेंगे उनसे। तो बैंक निफ्टी ये है आपके लिए कमजोर होता हुआ अब दिन के लो पॉइंट पर है। माय गॉड, फ्यूचर्स में 240 पर नीचे आ गया बैंक निफ्टी, 125 पॉइंट इधर नीचे। ये तो मजा ही नहीं आ रहा भाई, ऐसे जाता है ना, मतलब आखिरी 1 घंटा। अरे जैन साहब, ये आखिरी 1 घंटा बंद कर दें क्या बाजार, 2:30 बजे तक ही रखें तो कैसा रहे? देखिए अनिल जी, माहौल तो बहुत बढ़िया था सुबह, और अभी मैं 1:30 बजे जब मैं रिस्क मैनेजमेंट टीम के पास गया, मैंने बोला रात तो बड़ी सुस्ती है, तो वो भी बोलते हाँ सर, कल तो माहौल बना हुआ था, तो ये 2:30 बजे के बाद अचानक से ये माहौल चालू हो गया। और देखिए सर्टेनली देखिए ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, फिर वीकेंड पे डर लगता है। पिछला वाला वीकेंड जो भयावह था और जिस तरीके से खुला, तो वो यादें अभी भी ताजा है। तो बाकी देखिए बंद तो नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से स्ट्रेटेजीज बना के जाए। ऑप्शंस के प्रीमियम झड़ेंगे मंडे को, तो थोड़ा बहुत कुछ ऑप्शंस की स्ट्रेटेजीज बनाए, हम तो वही कर रहे हैं अभी। अच्छे स्टॉक्स जो करेक्टेड स्टॉक्स है वहां पे पुट्स बेचिए, जो महंगे स्टॉक्स है उनके कॉल्स बेचिए, और टाइम करेक्शन का फायदा वैसे ही उठ सकता है। ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त। और इस बीच एक खबर जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है WHO को लेकर, और चीन, ये अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी है AFP, इसके हवाले से एक खबर है कि चीन ये कह रहा है कि जो कुछ भी कोरोना पर WHO ने कहा वो उसका समर्थन करता है। आपको याद होगा कि है ना, ट्रम्प साहब ने पहले WHO पे आरोप लगाए थे कि आपने बराबर जानकारी दी नहीं, चीन का समर्थन करते हैं। तो WHO ने कहा कि जो कुछ, और चीन का ये खुद का बनाया हुआ है वायरस, ये तो WHO ने कह दिया नहीं जी ऐसा तो कुछ है ही नहीं, और है आपके पास ऐसे कोई सबूत भी नहीं है। तो ये उन्होंने बोला था, और उसके बाद अब चीन की तरफ से बयान आया है
कि देखो जो WHO कह रहा है वो सही है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि आजकल चीन बहुत पैसे देने लगा है WHO से, तो WHO वही उन्हीं का गाना गाता है, जो वो बोलते हैं वैसे ही करता है, तो उस हिसाब से चल रहा है। अब देखो क्या होता है, लेकिन ये खबर है जो आपके सामने आती हुई दिख रही है इस वक्त। कोरोना की बात निकले तो कोरोना पे आपको एक बढ़िया अपडेट देते हैं, बहुत बढ़िया रिसर्च है, आपको मजा आएगा सुन के, मजा आएगा नहीं आएगा, लेकिन हाँ आपकी जो नॉलेज तो बढ़ेगी। संदीप ग्रोवर हमारे साथ हैं और संदीप बता रहे हैं कोरोना के आंकड़ों का निफ्टी के साथ कनेक्शन। जी हाँ, कनेक्शन एकदम रिसर्च के साथ। तो संदीप बताइए क्या इंटरेस्टिंग रिसर्च किया आपने, कोरोना के आंकड़े और निफ्टी का क्या कनेक्शन है? सर पहले तो मैं आपसे माफी चाहता हूं सर, इसमें मजे वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये सर जो जिस तरह से इंडिया में कोरोना के केसेस बढ़े हैं ना, हम उसका एक तो उसके किस तरह से केसेस बढ़े हैं हमने वो एनालाइज करने की कोशिश करी है कि किस तरह से हर 5 दिन में जो केसेस बढ़े हैं, जो मामले बढ़े हैं, उनकी ग्रोथ किस तरह की आई है। तो एक आपको याद होगा ट्रम्प साहब ने एक फ्लैटनिंग ऑफ कर्व की बात करी थी, तो वो जो कर्व है हमने वो बनाने की कोशिश करी है आंकड़ों के जरिए, और उसका फिर निफ्टी के ऊपर किस तरह से इंपैक्ट हुआ। परफेक्ट कोरिलेशन है सर, मैं आपको आगे समझाता हूं। पहले आप देखिए जो मामले भारत में 5 मार्च को 30 के आसपास के थे, वो कैसे बढ़कर 50 हुए, 110 हुए। हमने हर 5 दिन का जो ग्रोथ रेट है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करी। 10 मार्च को ये 67% था, उसके बाद आप देखिए 100% यानी कि 2 गुना बढ़ते हुए दिख रहे थे, 120% की ग्रोथ थी 15 मार्च को, फिर ये 103% हुई, 25 मार्च को 172% हो गई, और उसके बाद आप देखिए 5 मार्च को कहीं ना कहीं जो ग्रोथ रेट है वो पीक आउट होती हुई दिखी थी। 186% ग्रोथ थी यहाँ पे, जब मामले बढ़कर 3500 के आसपास हो गए थे। उसके बाद धीरे धीरे आप देखिए लगातार जो केसेस में ग्रोथ है, यानी कि जितने मामले आ रहे थे उन नए मामले आने की जो रफ्तार है उसमें लगातार हम देखते हैं कि कमी आती हुई दिखी, और 5 मई तक आते हुए देखें तो जो 30 अप्रैल से 5 मई के बीच में जो ग्रोथ थी वो 39% के आसपास की थी। इसका मैं आपको कोरिलेशन बाद में सर बताता हूं किस तरह से निफ्टी के साथ है, लेकिन इस बीच हमने 2 सिनेरियो पेंट किए हैं कि अगर ये जो अब ग्रोथ है 39% के आसपास की रोजाना हम देख रहे हैं कि जो नए केसेस बढ़ रहे हैं, उसी ग्रोथ रेस पर अगर हम बढ़ते रहेंगे तो बेस केस में कितने आंकड़े हो जाएंगे अगर आप 30 मई तक आंकलन करें। और एक हमने पीक केस भी कैलकुलेट करने की कोशिश करी है सर, इसमें हमने 100% ग्रोथ रेट नहीं ली है, हमने केवल ये जो जितने भी 5 मार्च से लेके 5 मई तक हमारे पास जो आंकड़े हैं 2 महीने के, इसका एक एवरेज लेने की कोशिश करिए, तब हमने ये पीक केस बनाया है। बेस केस में अगर आप देखें, अगर हर दिन अगर आप 39% की रफ्तार से ग्रो करते रहिए जो मामले की बात है, तो 10 मई जो अब 2 दिन के बाद आंकड़े आएंगे वो करीब 65,000 के आसपास हो जाएंगे। इसी तरह से 15 मई को 90,000, 20 मई को 1.25 लाख और 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे अगर 25 मई तक इसी रफ्तार से हम बढ़ते रहे। और 30 मई यानी कि इस महीने के एंड तक, बेस केस की बात मैं कर रहा हूं, करीब 2,42,000 मामले आपके सामने होंगे, ये बेस केस की बात है। और पीक केस में अगर आप देखें जो औसत हमने निकाला है वो करीब 55% के आसपास का है। जितनी भी हमने अभी तक ग्रोथ रेट देखी है मामलों में, उसका एक एवरेज के बेसिस पर अगर आप ग्रो करें तो 10 मई को ही 72,000 आंकड़े हो जाएंगे, 1 लाख के पार हम 15 मई के बाद पहुंच जाएंगे, और उसके बाद 20 मई को 2.25 लाख, करीब 2.3 लाख 25 मई को, और 30 मई को पीक केस में अगर केसेस यहां से बढ़ते हैं सर तो 4 लाख के पार भी जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं जाते हुए दिखेंगे अगर ये पीक केस कंफर्म होता है, यानी कि अगर 55% की रफ्तार से भारत में मामले बढ़ते हैं। ये तो वो दो सिनेरियो हो गए किस तरह से मामले बढ़ सकते हैं अगर ग्रोथ रेट कैसी रहती है बेस केस में और पीक केस में। अब जो आपका सवाल है कि निफ्टी से इसका कोरिलेशन कैसे है, सर जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे आप देखिए मामले बढ़ रहे थे, धीरे धीरे आप देखिए मेरे पास ये जो निफ्टी के आंकड़े हैं वो 3 अप्रैल से हैं। 3 अप्रैल को आप देखिए 8,000 का स्तर था, 9 अप्रैल को आप देखिए हम करीब 9,111 के आसपास थे। तो 3 अप्रैल यानी कि आप देखिए जब हम 30 मार्च को 106% ग्रोथ थी, 5 अप्रैल को जैसे मैंने कहा पीक आउट हुए 186% की ग्रोथ थी। उसके बाद आप देखिए धीरे धीरे जो कर्व है वो नीचे की आना शुरू हुआ था, और जैसे जैसे मामले नीचे आ रहे थे वैसे वैसे आप देखिए निफ्टी में जो चाल है वो ऊपर की ओर देखने को मिली थी। कैसे आप देखिए एक साथ 8,000 का जो आंकड़ा था 8,080 का, वो बढ़कर 9,100 के पार जाता हुआ दिखा, और उसके बाद आप देखिए 30 अप्रैल वो डेट थी जब हमने 9,860 के आसपास के हाई बनाए थे। 30 अप्रैल वही डेट थी जब हमने एग्जैक्ट जो हमारा जो कर्व बन रहा था उसका निचला स्तर हुआ था, 35% की ग्रोथ रेट थी। और अब हम देखें तो 5 मई को जो डेट थी उस समय 39% के आसपास की ग्रोथ थी, जो मैंने बेस केस की कैलकुलेशन आपको बताई है। उसके बाद से आप देखिए जैसे फिर से रफ्तार बढ़नी शुरू हुई है, मामले में ग्रोथ आनी शुरू हुई है, फिर से आप देखिए निफ्टी में जो प्रेशर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो एक परफेक्ट कोरिलेशन इस हिसाब से है कि जैसे जैसे हमारा जो कर्व है वो फ्लैटनिंग हो रही थी, यानी कि नीचे की ओर आ रहे थे मामले, वैसे वैसे निफ्टी में ऊपर की ओर चाल देखने को मिली थी। और
जैसे ही आप देखिए हमने एक निचला स्तर बनाया, उसके बाद फिर से केसेस बढ़ने शुरू हुए, निफ्टी में फिर से आप देखिए गिरावट का दौर शुरू होता हुआ दिखा है। तो एक परफेक्ट कोरिलेशन है जहां तक भारत में कोरोना के मामले बढ़ने की बात है या घटने की बात है, और उसका उल्टा जो रिलेशन है, वो जो इम्पैक्ट है, वो कहीं ना कहीं निफ्टी की चाल में देखने को मिल रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, दोनों ही निफ्टी के चाल और साथ ही कोरोना के मामलों को लेकर जो आपको बताई है इस वक्त संदीप ने। शुक्रिया संदीप इस बेहतरीन रिसर्च के लिए, बहुत इंटरेस्टिंग भी। और आइए नितिन जी अब हमारे साथ तैयार हैं छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के साथ। नितिन जी पहले आप ऑप्शन की स्ट्रेटेजी देंगे या पहले वो राजेश जी को धन्यवाद देंगे? राजेश पालवे जी बैठे हैं, उनको आपको धन्यवाद देना है। अच्छा अनिल जी, मैंने तो सुना नहीं क्या रीजन था, मैं असल में टीवी नहीं देख रहा था। अरे रीजन आप आने वाले थे, आपने कुछ बिजी होने की वजह से आप आए नहीं शो में, फिर हमने राजेश जी को बोला राजेश जी आज नितिन जी नहीं आ पा रहे हैं, आप जरा हमारे काम आसान कर दिए। राजेश जी आए तो राजेश जी का धन्यवाद तो बनता है। हाँ बिल्कुल राजेश जी, क्योंकि आज एक इमरजेंसी आ गई, एक वेबिनार है मेरा जिसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आज मुझे छोड़ दिया जाए। राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी एक मिनट आपके पास आऊं। नितिन जी वापस, उससे पहले एसबीआई कार्ड्स के रिजल्ट आ गए, एक बार रिजल्ट पढ़ देता हूं, उसके बाद नितिन जी आपके पास आता हूं फिर से। तो 83 करोड़ रुपए का मुनाफा एसबीआई कार्ड्स ने किया है, स्टॉक 3% नीचे है। और दूसरी डिटेल्स भी जल्दी से मैं आपके सामने रख दूं, आय वगैरह क्या कुछ रही है, और इस वक्त आपके सामने फटाफट से सारी डिटेल्स आएंगी। कुणाल जी तैयार रहिएगा, बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपको तो पता ही है, वैसे 558 रुपए ये स्टॉक का भाव चल रहा है। जल्दी से मैं एक आध और आंकड़ा मिल जाए तो ठीक है, उसके बाद आपके पास चार्ट पूछता हूँ। स्टॉक नीचे आ रहा है, पहले आप चार्ट बता ही दीजिए। स्टॉक नीचे आ रहा है 560 के आसपास, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है? अनिल जी 555 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 555 के ऊपर अगर टिका रहता है तो चार्ट में वापस से आपको स्टॉक में रिकवरी आते हुए दिखेगी। और 570 ऊपर रेजिस्टेंस है, जो पार हो जाए तो फिर खरीदारी करनी चाहिए। तो 570 के ऊपर बाय करें, 555 के नीचे सेल करें। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी और 570 पार होने पर इसमें खरीदारी का मौका बनेगा, जिसमें कि 583 के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। तो 570 के ऊपर बाय करने की राय। ओके 570 के ऊपर खरीदें, 555 के नीचे कमजोरी होगी, नहीं तो इस रेंज में आप वैसे ही स्टॉक को ट्रेड करते हुए देखेंगे। तो 570 की तरफ बढ़ तो रहा है, देखते हैं आगे बढ़ता है। आय 1980 करोड़ से बढ़कर 2430 करोड़, आय तो अच्छी बढ़ी है भाई, 450 करोड़ से आय बढ़ना तो अच्छा कहा जाएगा। आय का आंकड़ा ठीक है, मुनाफे का आंकड़ा 83 करोड़ आया, मेरे ख्याल से लिस्टिंग के बाद पहले ही रिजल्ट है, तो अभी देखना पड़ेगा, वो कंपेयर वगैरह करने में बड़ी मुश्किल हो रही होगी। 570 पार हुआ है। कुणाल जी अब बताओ, अरे ये तो भाग ही जा रहा है, कुणाल जी जल्दी से बताओ। अनिल जी देखिए 570 डिसाइसिवली पार हो जाए तो बाय करें। 583 का टारगेट होगा, अभी भी 570 के आसपास ही चल रहा है। 570 जैसे ही क्लोज हो जाता है उसके ऊपर तुरंत बाय करना चाहिए। 583 का टारगेट होगा। बहुत बड़े वॉल्यूम भी हुए हैं अनिल जी, तो मुझे लगता है कि साफ संकेत है कि स्टॉक में आपको ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो 583 का टारगेट से इंट्राडे के लिहाज से बाय करके चलें। अगर 570 के ऊपर आप बाय कर रहे हैं तो 565 का स्टॉप लॉस रख लें। ओके 570 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, टिक रहा है, थोड़ी देर और देख लें 2-4 मिनट, लेकिन 2-4 मिनट देखेंगे तब तक 583 का टारगेट भी आ जाएगा। आज का हाई है 586, ये देखो 580 तो हो गया। तो ये तो कुणाल जी जो टारगेट बोलते हैं इतने जल्दी जल्दी आते हैं ना, एक तो फटाफट फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में ही आदमी काम कर सकता है, बाकी तो सोच भी नहीं सके। जब तक देखे भाव देखे, स्टॉक देखे, प्राइस देखे, तब तक तो टारगेट हासिल। 580 हो चुका है। ये है एसबीआई कार्ड्स के रिजल्ट आपके सामने। मुनाफा 250 करोड़ से 250 करोड़ से घटकर 80 करोड़, 83 करोड़। अरे जैन साहब, ये तो एसबीआई कार्ड्स आईपीओ तो आप ट्रैक करते ही हो, आईपीओ के बाद के पहले रिजल्ट है, आय तो बढ़ी है 450 करोड़ से, मुनाफा इतना जोर से घटा है, ये तो रिजल्ट इतने फिर मुनाफे के हिसाब से तो इतने दमदार नहीं दिख रहे भाई साहब। कैसे देखते हैं आप जैन साहब? मैं यही तो बोलता हूँ, आप अंतर्यामी हो। आप अचानक से, मैं यही सोच रहा था कि आप मुझे पूछे, टॉस करे क्वेश्चन को, मैं हाथ भी दिखाने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए 80 करोड़ का फिगर बहुत कम है अनिल जी। आप ये देखिए पिछले, मैं अभी इसके बैलेंस शीट देख रहा था अभी, आप मार्च 2018 का अगर आपका इनका प्रॉफिट देखें 600 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2019 में पूरे साल का प्रॉफिट है 863 करोड़ का। उसके सामने एक अगर क्वार्टर का 83 करोड़ का प्रॉफिट है,
तो कहीं ना कहीं अदर इनकम और ये सब काफी कम हुई, और ये इसीलिए होते हैं जब आईपीओ के टाइम आते हैं, कई जो इनके चार्जेस वार्जेस और सारी चीजों में रिवर्सल भी होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, ये टूटेगा। और जिस तरीके के क्वेश्चंस मुझे अगर सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे मैं काफी जवाब देता हूं लोगों के, जब भी कोई शेयर्स के पूछते हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे ज्यादा एसबीआई कार्ड्स पे आते हैं। इतना ज्यादा रिटेल इंटरेस्ट, और मैं हमारे यहाँ पे भी देखता हूँ किस तरीके से लोग उमर पड़ते हैं इस स्टॉक पे। मैं हमेशा ये चाह रहा था कि ये सवाल मेरे को आए टीवी पे और मैं बोलूं कि अननेसेसरली इस पे नहीं लगे, और आपने और मैंने एक ही दिन में, जब ये लिस्टिंग के प्राइस पे आया था 740-50, उस दिन सबको एग्जिट करवाया हुआ है जी। लॉस एकदम उस टाइम पे जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में मुझे नहीं लगता है। और 60-70 के पी मल्टीपल के स्टॉक लेने की मेरी तो हिम्मत नहीं है। और एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, वो भी बहुत बड़े प्लेयर्स है, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड बाय इन लेवल्स। मेरे हिसाब से तो बाइंग करने की राय नहीं है। जिन्होंने ले रखा हो, कहीं ना कहीं दुख तो लगेगा कि आईपीओ में सब लोग बैठे हुए और छोटे छोटे इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं एग्जिट करने की कोशिश करें। और मुझे याद है अपन एक सेमिनार कर रहे थे, अब तो वेबिनार का जमाना है, तो ऑफलाइन जब डिस्कशन हो रहा था तो एसबीआई का किस तरीके से कार्ड्स का, बड़े एनालिस्ट ने इनफैक्ट यही बात पे उसी पैनल पे बोला था कि इज नॉट वेरी एग्रेसिव एंड वी वर टॉकिंग अबाउट आईपीओ गेन्स। बट मुझे लगता है कि मैं कॉशियस हूँ, काफी कॉशियस हूँ एसबीआई कार्ड्स को। बिल्कुल 755 हाई बनाया था लिस्टिंग के दिन, 750 हाई बनाया था दूसरे दिन, और तब हमने कहा भी था कि जिन लोगों ने लगाया है, हालांकि हमारी राय थी लगाने की, लेकिन उसी वक्त मार्केट बड़ा तेजी से गिरा भी, ये फरवरी के अंत में और मार्च की शुरुआत में, तो अब तब हम ये कह भी रहे थे कि अब निकल जाइए। तो जो निकल गए ठीक है, अब नहीं निकले तो उसका कोई इलाज नहीं। 560 के नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ है। थोड़ी देर में फिर से मैं कुणाल जी के पास पहुंचूंगा, लेकिन उससे पहले नितिन जी को ज्यादा इंतजार करवाना ठीक नहीं है। नितिन जी का छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई का बिगुल बच चुका है। नितिन जी बताइए कौन सा पहला ऑप्शन आज आप सुझा रहे हैं? देखिए जी, एक दो ऑब्जर्वेशन भी है। जैसे ये नई एक्सपायरी चालू हुई है, सेकंड एक्सपायरी है मंथ की, और इस बार इस एक्सपायरी और पिछले वीक में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 9400 पे 6 से 7 बार रिजेक्शन हुई है, यानी वहाँ पे बार बार बहुत बड़ा सेलिंग वॉल्यूम्स आ रहे हैं। तो लग रहा है कि ये जो करंट एक्सपायरी आ रही है ये 9400 के नीचे ही होनी चाहिए, और ओवरऑल डेटा नेगेटिव साइड है। तो मैं समझ रहा हूँ हो सकता है 91 या 9000 की तरफ भी चली जाए मार्केट। तो उसको देखते हुए आप एक स्ट्रेटजी कर सकते हैं, जो 9500 की कॉल ऑप्शन है वो 50 रुपए की है। अगर उसको हम नेकेड बेच दें तो ये पूरे के पूरे 50 रुपए आपको प्रीमियम मिल सकते हैं। इसमें सेफ्टी क्या है, यहाँ से 300 पॉइंट दूर है, तो एक तो मेरे को 300 पॉइंट ऊपर तक की सेफ्टी है। बीच में 9400 का बहुत अच्छा हर्डल है, 9400 जब तोड़ेगा तो मैं स्टॉप लॉस रख लूंगा। और अगर ये मार्केट मंडे को थोड़ा नीचे आ गया या इसी लेवल पे भी रहा तो ये प्रीमियम टूट जाएंगे। तो प्रीमियम बहुत ज्यादा है अनिल जी, तो 9500 की हम क्यों ना कॉल ऑप्शन बेच दें जिसमें 50 रुपए पूरे मिल सकते हैं, क्योंकि अगर हम ऑप्शन पुट की खरीदते हैं तो प्रीमियम बहुत चले जाते हैं टाइम वैल्यू के कारण। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि 9500 की कॉल ऑप्शन हम बेच देते हैं 50 रुपए में, ये पूरे के पूरे प्रीमियम इस एक्सपायरी में मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 75 रुपए का रख लीजिए, या 9400 का लेवल तोड़े तो निकल लीजिएगा। ओके, सिंपल 50 रुपए की कमाई करनी है आपको, और ये कमाई जी नितिन जी कुछ कह रहे थे आप? जी नहीं अनिल जी, क्लियर है, 50 रुपए में कॉल बेच देनी है 9500। ठीक है, 9500 का कॉल, यहाँ से 250 रुपए ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है, ये कॉल बेच दीजिए, 50 रुपए आ रहे हैं, नुकसान लगे 25 रुपए का निकल जाइए, 75 रुपए का स्टॉप लॉस, 9400 या कैश का रख लें 150 पॉइंट ऊपर का, ये आपके लिए है इस वक्त बिकवाली करने की राय कॉल में, यानी कि मंदी करनी है। दूसरा कौन सा है नितिन जी? दूसरा जी, मैं इस आईटीसी पे कंटिन्यूअस बियरिश डेटा मुझे मिल रहा है, और आईटीसी पे स्टार्टिंग ऑफ सीरीज में 175 की पुट रिकमेंड की थी, उसके बाद फिर 160 की भी की। अब दोबारा से अगर आप चाहें तो 160 की पुट दोबारा एंट्री कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आईटीसी में और दबाव बनेगा और ये 152-50 की तरफ जा सकता है, क्योंकि 2-3 दिन पहले इसमें 25% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, फिर से आज 10% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। तो कंटिन्यूअस एक्सपायरी के बाद शॉर्ट बिल्डअप है, रोल ओवर्स भी शॉर्ट थे, तो 150-52 का टारगेट रखें, और इस लेवल पे 160 की पुट ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। 152 का टारगेट होगा, 152 से 150 का। उस समय जो भी भाव हो पुट का उस समय निकल जाए, करेक्ट? जी बिल्कुल अनिल जी, और मुझे लग रहा है ये 1-2 दिन में ही आ जाना चाहिए 152, क्योंकि आज फिर से 10% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, परसों 25% का, तो काफी तेजी से इसमें शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो रही है। नितिन जी, मैं देख रहा हूँ 2-4 दिनों से आप है ना जो भी ऑप्शन में स्ट्रेटेजी दे रहे हो वो मंदी की तरफ वाली ज्यादा आ रही है, तो क्या मूड वूड ठीक नहीं है, मतलब थोड़ा नीचे वाला लग रहा है मामला? देखिए अनिल जी, मई की जो एक्सपायरी हुई थी वो 98 पे हुई थी, और टोटल ओपन इंटरेस्ट 1.25 करोड़ से ऊपर है। तो जिन्होंने भी लॉन्ग रोल ओवर किया वो ट्रैप हो चुके हैं, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर आ रहा है। केवल रिलायंस को छोड़ के बाकी कई सारे जो निफ्टी के स्टॉक्स हैं
जो हैवी वेट हैं सब में शॉर्ट रोल ओवर्स हैं, इसलिए मुझे मई का जो महीना है ये वीक लग रहा है। अप्रैल का महीना उल्टा था, उसमें पॉजिटिव ट्रैप हो गए थे, लोग शॉर्ट वाले ट्रैप थे, इस बार लॉन्ग वाले ट्रैप हैं। तो पूरा मई का जो सीरीज लग रहा है ये मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ रहेगी, और मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 9000 के नीचे भी हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि हर बार हम देख रहे हैं राइज होता है, सेलिंग आ रही है और लॉन्ग भी ट्रैप है। तो इसलिए मैं मई सीरीज में कंटिन्यूअस जब भी हो रहा है मैं सेल की ही स्ट्रेटजी लेके चल रहा हूँ, और 9000 के बिलो के टारगेट्स हम लोग देख रहे हैं। तो एक चीज मुझे बताओ, फिर मुझे आपसे अलग चीज पूछनी है, सीखनी है। ये मतलब है ना, आपका भी ध्यान थोड़ा मंदी का है, मेरा भी ध्यान मंदी का है, और मार्केट तो नीचे ही नहीं जाता, तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते फिर? अनिल जी फिर से एक बार, मैंने क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे आपका भी ध्यान मंदी का है, थोड़ा नीचे जाने का। हाँ, मेरा भी ध्यान मंदी का है, तो अभी ये जा तो रहा नहीं है ना, थोड़ा जाता है वापस ऊपर आता है, फिर थोड़ा नीचे सरकता है, फिर ऊपर आ जाता है, तो ये फ्रस्ट्रेशन नहीं आता फिर आपको? नहीं अनिल जी, देखिए अभी स्ट्रेटजी हम लोग ऐसे प्ले कर रहे हैं कि हर राइज पे बेच रहे हैं। हमें एक लेवल मिल गया है कि 9400 के आसपास सेलर है और वहाँ पे रिजेक्शन है, तो जैसे ही 9350 की रेंज में जा रही है हम सेलिंग कर रहे हैं 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के। आज भी एसएमसी ग्लोबल में हम लोगों ने निफ्टी 9325 पे बहुत बेची है, और सारी ब्रांचेस सब हम लोग उसी लेवल के आसपास स्टॉप लॉस रख के बेच रहे हैं। तो अभी जो हमारी स्ट्रेटजी चल रही है वो सेल ऑन राइज चल रही है, जैसे ही बाउंस आता है हम बेचते हैं ताकि मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। ओके, चलो ठीक है, परफेक्ट। तो मैं वही सोचा था, मैंने कहा क्या स्ट्रेटेजी क्या रख रहे हैं आजकल, नितिन जी पूछें तो सही। तो ये है नितिन जी की स्ट्रेटेजी। तो देखिए थोड़ा वेट एंड वॉच वाले मूड में है मार्केट, और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। इस बीच एक और स्टॉक जो कमजोर होता हुआ दिख रहा है, और वो है आरबीएल बैंक। सर्किट के आसपास पहुंचा है, यहां से और कितनी गिरावट के लिए रास्ता खुल रहा है, जरा सुमित जी इसका चार्ट देखकर बताइए जरा। अनिल जी बेहद वीक स्टॉक है, स्टॉक कंटिन्यूसली मंदी के ट्रेंड के अंदर है, और यहाँ से और भी गिरावट देखने को मिलेगी। 100 रुपए तक का लेवल भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो ये स्टॉक के अंदर बाइंग नहीं करनी है, सेल का व्यू लेके ही काम करना है। कोई भी पुल बैक बाउंस बैक आता है तो सेल करे। शायद हो सकता है कि अगले वीक अगर मार्केट में अच्छी गिरावट आती है तो आरबीएल बैंक के अंदर 100 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकता है। अनिल जी एक बीटीएससी का बिगुल भी चाहिए इसके साथ, और हम तो कब से इंतजार कर रहे थे कोई तो बजवाए बिगुल। चलिए सुमित जी तैयार, बिगुल भी तैयार। बताइए सुमित जी। अनिल जी बीटीएससी ट्रेड के अंदर सेल साइड का स्टॉक है। एलएनटी फाइनेंस के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। लास्ट 3 दिन के लोस टूट रहे हैं। 57 के आसपास स्पॉट लेवल के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे बेचे स्टॉक को, 60 रुपए का लगाए स्टॉप लॉस। मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से फाइनेंशियल स्टॉक्स में वीकनेस और गिरावट देखने को मिल रही है, नेक्स्ट वीक में दबाव देखने को मिलेगा। एलएनटी फाइनेंस यहाँ से नीचे में 54 रुपए से लेके 52 रुपए तक के टारगेट के लिए पोजिशन बनाए। 60 का स्टॉप लॉस, 57 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये कन्विंसिंग सेल है इसके अंदर, क्योंकि 3 दिन के लो टूट रहे हैं और पिछले 5 दिन से स्टॉक वैसे भी गिरावट दिखा रहा है। तो स्टॉक के अंदर यहाँ पे सेल बन रहा है सीएमपी पे। ओके, एलएनटी फाइनेंस बेचे 56-57 रुपए की रेंज में, 60 का स्टॉप लॉस है और 54 का और 52। ये 2 टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली। एलएनटी फाइनेंस में आपके लिए आती हुई दिख रही है। तो यहां पर बिकवाली की राय एलएनटी फाइनेंस में सुमित जी की तरफ से। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इसके भी रिजल्ट्स कल आने वाले हैं, और रिजल्ट्स के पहले ये भी थोड़ा कमजोर है, 1-1.5% कमजोर है। इसके चार्ट्स भी एक बार देख लीजिए, एचडीएफसी एएमसी, जरा इसके चार्ट्स देखिए कुणाल जी, और बताइए इस पे क्या राय है आपकी। अनिल जी देखिए, एचडीएफसी एएमसी का अगर आप चार्ट देखें तो जिस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर है, इस स्टॉक में एक कंसोलिडेशन चल रहा है, और एक इमीडिएट हर्डल 2700 रुपए के आसपास चार्ट पर नजर आती है, जो कि मौजूदा भाव के बहुत करीब है। तो मुझे लगता है कि 2700 का ब्रेकआउट होगा, यानी कि उसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा, तब तो डेफिनेटली खरीद करके चलना चाहिए। अच्छी बात यह है कि बाजार के फॉल में बहुत ज़्यादा ये स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कि सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स कमज़ोर हैं, लेकिन ये स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 2700 के ऊपर ही अब नई खरीद करेंगे, और जिनके पास पोजीशन है उन्हें 2450 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ओके, 2450 के स्टॉप लॉस के साथ आप रखें
पोजीशन को बरकरार। बाजार इस बीच दिन के निचले स्तरों की तरफ आता हुआ दिख रहा है। सबसे तेज गिरावट बैंक निफ्टी में हुई है। 20,000 के लेवल के आसपास से जो गिरा है, लगभग 650 पॉइंट ऊपरी स्तरों से बैंक निफ्टी नीचे आ चुका है। यहां तेज मार पड़ती हुई दिखी है। निफ्टी आप देखिए 9,382 का हाई बनाकर लगभग 125 पॉइंट वहां से नीचे आता हुआ दिख रहा है। लेकिन MSCI इंडेक्स, मॉर्गन स्टैनली का जो कंपोजिट इंडेक्स है, उसमें बदलाव होने वाले हैं। किस तरह के बदलाव होंगे और उस बदलाव से हमारे मार्केट्स पर और किन स्टॉक्स पर क्या फर्क पड़ेगा, पूरी रिसर्च तैयार है कुशल के पास। कुशल बताइए। अनिल जी, यहाँ पर MSCI में जो बदलाव होंगे वो 12 मई को इसकी घोषणा की जाएगी और 1 जून से ये बदलाव लागू होंगे। और ये जो एक्सपेक्टेशंस है स्टॉक्स को लेकर, वो मॉर्गन स्टैनली के एक्सपेक्टेशंस है, मैं आपको बता दूं। और भारतीय बाजारों में करीब 1820 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। अब अगर आप देखें तो कौन से पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं जिनकी उम्मीद ज्यादा है, जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है इंक्लूड होने की, उसमें अगर आप देखें तो टाटा कंज्यूमर और माफ कीजिएगा, ये जो 2 स्टॉक्स हैं इनकी बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है MSCI में इंक्लूड होने की, जिसकी वजह से इनका जो इनफ्लोज है वो करीब 700 करोड़ टाटा कंज्यूमर्स में आने की उम्मीद है और टोरेंट फार्मा में करीब 540 करोड़ रुपए आ सकते हैं। इसके अलावा जिनकी मीडियम प्रोबेबिलिटी है उसमें एक IGL और बायोकॉन, ये 2 स्टॉक्स हैं जहां पे इंडियन मार्केट्स में करीब 450 करोड़ रुपए इन दोनों स्टॉक्स में इंडिविजुअली आ सकते हैं। और जिसकी लो प्रोबेबिलिटी है वो है मुथूट फाइनेंस, जिसमें करीब 450 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है। पर ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो निकलने के कैंडिडेट्स हैं, उसमें अगर आप देखें तो भारत फोर्ज पहला है। इनकी प्रोबेबिलिटी भी काफी हाई है बाहर निकलने की और करीब 300 करोड़ रुपए का आउटफ्लो हो सकता है। और साथ ही टाटा पावर अगर आप देखें तो ये भी आज के दिन में अगर आप देखें तो 4 से 5% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी काफी हाई है, करीब 150 करोड़ रुपए का आउटफ्लो यहां पे हो सकता है। और एक स्टॉक जो सुबह से भी हम डिस्कस कर रहे हैं, HDFC लाइफ, सबकी पसंद आज बना हुआ है। यहां पर इसमें तेजी का आज एक बड़ा कारण भी है कि MSCI इंडेक्स में इसकी वेटेज बढ़ सकती है। तो अगर इसकी वेटेज बढ़ती है तो करीब 500 करोड़ रुपए का इनफ्लो हो सकता है और मॉर्गन स्टैनली ये मान रहा है कि बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है HDFC लाइफ की वेटेज बढ़ने की। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त ये पूरे MSCI इंडेक्स में जो बदलाव होने के, और HDFC लाइफ इसी वजह से ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखा भी आज के सेशन में। आइए अगला बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, एल्गो ट्रेड है, मौजूदा स्तरों पर बाय करना है। लगभग 985 रुपए का भाव है। स्टॉक का नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स, जिस पर पहले भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी है और संदीप जैन साहब ने भी कई बार खरीदारी की राय दी है। इस स्टॉक में अनिल जी क्या है कि आज जब बाजार कमजोर है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अभी हमने इसी तर्क पर सन फार्मा पर खरीदारी की राय दी थी, जिसमें बड़ी तेजी बनी है। और अब बारी है विनाती ऑर्गेनिक्स की, जिसको मौजूदा स्तरों पर बाय करना है। ओवर टू राकेश। बेहतरीन अनिल जी टेक्निकल रुझान है। जब निफ्टी वीक हो रहा था तब विनाती ऑर्गेनिक्स ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। 960 का स्टॉप लॉस है। 1015 से लेकर 1020 के लक्ष्य के लिए इसको ओवरनाइट कैरी करना चाहिए। क्या टारगेट क्या बताया? 1015 से लेकर 1020, 1015 से लेकर 1020 के टारगेट के लिए। बस इतना छोटा? ये तो बहुत कम है मनसी जी, 2-3% के बस। अनिल जी ओपनिंग में मिल जाना चाहिए इतना गेन। इसके अंदर तो 2-3% का अनिल जी गेन होता है और एक बार को मतलब कि 5-6 रुपए और निकल सकता है, बट 1020 का ही टारगेट है हमारा। ठीक है, चलिए 1020 के टारगेट के लिए विनाती ऑर्गेनिक्स में करिए खरीदारी। ये राय है इस वक्त बंसल जी और कुणाल जी की। और इस बीच एक सुबह आपको 2 राय मिली थी। आज सुबह हमारे साथ एक एक्सपर्ट थे सिद्धार्थ सैदानी साहब। आमतौर पर सुबह जल्दी आते नहीं, वो 8 बजे 8:30 बजे। आज आगे और अच्छा रहा, आगे तो बढ़िया ही रहा। सिद्धार्थ जी ने आपको 2 सलाह दी। एक तो सुबह उन्होंने बोला आज पिक ऑफ द डे उनका था HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है ना। 1990 कल बंद हुआ था और आज HUL का भाव आप देखिए, आज निफ्टी में इतनी मजबूती, लगभग 100 रुपए आज ही बढ़ गया। उन्होंने 2450 रुपए का टारगेट दिया।
तो एक तो ये बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया कि सुबह सुबह आज HUL में खरीदारी की राय दी जो 100 रुपये ऊपर है। लेकिन इससे बढ़िया काम एक और किया जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। दीप, मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं है, मैंने उनसे सुबह पूछा था RBL बैंक के लिए 132 रुपये के आसपास। मैंने कहा रिजल्ट आ गए, ठीक ठाक रिजल्ट दिख रहे हैं, तो स्टॉक कल भी मजबूत था, आज भी अच्छा खुला है। तो उन्होंने बोला हाथ ही नहीं लगाना, याद है, बोले लेना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लेना है। और आप देखिए RBL बैंक का हाल किया। तो मतलब बिल्कुल सर, उन्होंने आज डबल काम किया सिद्धार्थ जी ने, सुबह पहले एक पैसे बनाने का और दूसरा पैसे बचाने का। तो सिद्धार्थ जी के लिए मतलब बहुत ही जोरदार मतलब बधाई के पास गजब, मतलब दोनों ही कॉल तगड़े रहे, मतलब एक तरफ बचाने वाले भी, दूसरी तरफ बनाने वाले भी, है ना। तो ये गजब का कॉल सिद्धार्थ जी की तरफ से आज दोनों ही आए, तो सिद्धार्थ जी को बधाई। और मैं तो टारगेट हिट ही मान लेता हूँ, दोनों हिट है। ओके, इस बीच राजेश जी अपना BTST कॉल देना चाहते हैं पालिया साहब, और उसके बाद 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी। बताएं राजेश जी। नहीं जी, फाइनेंशियल सेक्टर से ही सेल करने का एक स्टॉक है और वो चोला फाइनेंशियल। ये स्टॉक में देखें जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और आज जिस तरीके से सेलिंग देखने को मिली ड्यूरिंग द डे, मुझे लग रहा है इसको बेच के चलना चाहिए यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके की वीकनेस इसने दिखाई है हायर साइड से जो सप्लाई बना है ये स्टॉक में, मुझे लग रहा है 138 से लेके 135 ये 2 टारगेट इसमें देखने को मिलना चाहिए नेक्स्ट सेशन में। तो करंट लेवल पे इसको शॉर्ट करेंगे, 147 का स्टॉप लॉस रखेंगे, पहला टारगेट होगा 138, दूसरा टारगेट होगा 135 का। अनिल जी, एक और स्टॉक में शॉर्ट साइड का यहाँ पे इसी के कंटिन्यूशन में देना चाहूंगा। पहला तो चोला फाइनेंशियल और दूसरा जो है स्टॉक वो है अमरा राजा बैटरी। ये स्टॉक में भी देखें तो हायर साइड पे इसमें भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। स्टॉक ने भी अगर हम देखें तो पिछले 5-7 दिन से ये 570-75 के जोन से इसमें कंटिन्यूस सप्लाई बना हुआ, और जिस तरीके का इसमें सेटअप है आज इंट्राडे में जिस तरीके से इसमें प्रेशर देखने को मिला है, मुझे लगता है ये स्टॉक को भी यहाँ से बेच के चलना चाहिए। स्टॉक में लोअर साइड के जो टारगेट लगते हैं STBT पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखने को मिलना चाहिए 530 और 525 के। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखेंगे 552 का रखेंगे, 530 और 525 के टारगेट होंगे। ओके, 520 और 530 525 के टारगेट लिए बेचे अमर राजा। बेटी आप चोला इन्वेस्टमेंट, L&T फाइनेंस पर भी थोड़ी देर पहले बिकवाली की राय आई थी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, PEL, पीरामल एंटरप्राइजेस। तो सभी NBFCs वीक होते हुए दिख रहे हैं। अनिल जी, एक बार फिर से वही हुआ है, 2 दिन पहले आपने ट्रेड आइडेंटिफाई किया था, उस समय बाजार में रिवर्सल आ गया, पर ट्रेंड तो वैसा ही है। फाइनेंशियल्स, बैंक्स, NBFCs पर प्रेशर आते हुए दिख रहा है। आखिरी 10 मिनट के लिए स्ट्रैटेजी क्या बन रही है, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए या नहीं, बिल्कुल जाके अनिल जी से जान लेते हैं। जी सर। सारे स्टॉक दीप है ना, वो उन भाव से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जबकि इंडेक्स ऊपर है। आप देखिए जो परसों के सारे लेवल्स है ना, बट वही है कि मार्केट वॉलेटाइल बहुत है, इसमें स्ट्रेटजी वही रखनी पड़ेगी। हम आप ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे तो बात नहीं बनेगी, आपको ऊपर में ही बेचना पड़ेगा। ऊपर में बेचेंगे हिम्मत करके, जैसा आज सुबह आशु जी ने की, बहुत मानना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होती नहीं हिम्मत। क्योंकि तेजी के बाजार में आप जब ऊपर में हो 19,850 बैंक निफ्टी है तो बेचने की हिम्मत करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन रेंज बाउंड ट्रेड में यही मुश्किल काम है, और वो मुश्किल काम आप करेंगे तो ही पैसा बनेगा। क्योंकि अब वापस है ना 9,100 9,200 वो सपोर्ट जोन की तरफ आता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हिम्मत करना मुश्किल हो जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट्स देखकर अलग बात है, बट अदरवाइज वो थोड़ा सा मामला सीरियस है। बट पॉइंट सिंपल है, बैंक्स, NBFC ये कमजोर कड़ी है मार्केट की। आपको खरीदारी करनी है, तेजी करनी भी है तो यहाँ मत कीजिए। होता ये है कि लोगों को थोड़ा सा मुंह में पानी आता है कि यही RBL, यही बंधन, यही 10-10% 5% 15% इंडस्ट्री बढ़ जाते हैं तो यही खरीदे, लेकिन रिस्क भी वापस यहीं पे ज़्यादा है। अपना अपना रिस्क देख कर करें। आइए 3:20 का बिल्कुल बजाइए आप। अनिल जी, आज ग्लोबल मार्केट से तो सहारा रहा ही है अभी, बल्कि जब मार्केट्स हमारे गिरने शुरू हो गए तो मैंने देखा कि कोई ग्लोबल क्यू तो ऐसा नहीं आ रहा जिससे मार्केट गिर रहे हैं। ऐसा कोई भी क्यू नहीं आया ग्लोबली। डाउ फ्यूचर्स 250 अंक ऊपर है। यूरोप के बाजारों में भी ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ, जब हमने लास्ट बात करी थी अभी भी 0.25% से 1% ऊपर है। तो ग्लोबली तो सब कुछ पॉजिटिव ही है सर, जो भी हो रहा है कल के जैसे हमारे बाजारों में ही हो रहा है। बात सही है, और हमारे बाजार क्यों गिर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा दीप, क्योंकि देखिए ऐसे तो गिरने नहीं चाहिए। कल के फिगर भी इतने बुरे कोई खास थे नहीं, ग्लोबल मार्केट मजबूत है। पॉइंट वही है, वो बिकवाली भी सेकंड हाफ में आती है। मेरा पॉइंट सिंपल है, अगर आपको कुछ ट्रेड करना है तो मुझे ना वो नितिन जी वाला काम ठीक लग रहा है।
पहली चीज तो है कि लॉन्ग तो नहीं, नॉर्मल वीकेंड है, वीकेंड में खरीदारी करके जाने की हिम्मत नहीं, क्योंकि स्क्रीन आपको कंफर्ट नहीं दे रही है, और तेजी करके जाने की हिम्मत इसलिए नहीं कि आपको स्क्रीन कंफर्ट नहीं दे रही है, और मंदी करने की हिम्मत शायद इसलिए नहीं क्योंकि डाउ फ्यूचर्स आपको मंदी ज्यादा करने नहीं देगा, और बुरी खबरों पर मार्केट का रिएक्शन कम आता है, अच्छी पे ज्यादा आता है, और एक वो तलवार हमेशा आपकी लटकी रहती है, और शुक्रवार को खास तौर से ज्यादा लटकती है कि कहीं कोई पैकेज आ गया तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका व्यू मंदी का है 9000 का पुट लेके जाइए, तेजी का है 9400 का कॉल लेके जाइए, और अगर आप जो भी करें उसके सामने कुछ न कुछ और आप हेज कर लें कि समझिए या तो मंदी का करें तो 9100 का पुट ले लिया, 9000 का बेच दिया, 9400 का ले लिया, 9500 का बेच दिया, इस तरह से आप अपनी कॉस्ट कम करके जाएं अगर किसी भी तरह के डायरेक्शन में। मेरा आइडिया ये कि ना ले, मेरे व्यू से पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि पुट लेके जाइए, लेकिन पॉइंट यही है कि अगर आप पुट लेके जाते हैं तो 9100 का पुट ले लीजिए, 9000 का पुट बेच दीजिए सामने, या 9200 का पुट लेकर 9000 का बेच दीजिए। इस तरह से आप अपनी एक हेज पोजीशन बना सकते हैं, वो ज़्यादा ठीक है। 9200 का पुट लेकर 9000, लेकिन रिस्क वही है, आप ध्यान में रखिए डाउ फ्यूचर्स ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव साइड पे ज़्यादा हल्का सा टिल्टेड है 60-40, तो इसलिए बेटर है कि आप या तो कुछ ना करें, ज़्यादा बढ़िया है। ओके, तो ये है आपके लिए खबर जहां तक बाजार का हाल है। इस समय हम देख रहे हैं कि बैंक्स में एक शार्प गिरावट ज़रूर आती हुई दिख रही है, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, तो कंसर्न तो वहीं पर है और बाजार को ड्रैग भी वही कर रहे हैं। और अगर निफ्टी पर HUL और रिलायंस का आज जितना बड़ा पार्टिसिपेशन आ रहा है उतना बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं होता तो शायद यहाँ पर भी आप देखते कि और गिरावट का प्रेशर आता। अभी थोड़ी देर पहले नेस्ले में भी अच्छी मूव आई थी, अब 4% ऊपर आपको नेस्ले का स्टॉक भी दिखेगा, तो वहाँ से भी इस समय बाजार में अच्छा पार्टिसिपेशन आते हुए दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि ये सस्टेन कर पाता है कि नहीं, बट मूव्स आज अच्छे रहे हैं कुछ फार्मा स्टॉक्स में। एंड में सन फार्मा, अभी थोड़ी देर पहले स्टॉक के बारे में बात करी थी, वहाँ पर भी आपको बढ़िया अप मूव आते हुए दिखा, पर वही बात है कि कितना सस्टेनेबल ये दिखेगा लास्ट मिनट में या नहीं, वो बात है। बट डेज हाई पर FMCG और कंजम्पशन ये अच्छे स्टॉक्स हैं। एक दो छोटे मोटे और स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा मूवमेंट आया। सुमित जी, एक InfoEdge, Naukri.com, इसका स्टॉक देखिए, यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, उसके बाद एक फर्दर मूव नहीं आई, बट मूव आया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर कोई ट्रेड बन रहा है, कोई BTST कॉल देना चाहेंगे इस पर? नहीं दीपांशु, फ्रेश बाय नहीं करना चाहेंगे। देखिए, मेरे को भी मार्केट के अंदर ये थोड़ा सा अपसाइड मूव हजम नहीं हो रहा है। आप देखोगे तो लास्ट 2-3 दिन में मैंने बहुत कम कॉल दिए हैं तेजी के साइड के, और मैंने ऑप्शंस भी बहुत कम निकाले हैं, क्योंकि एक तो प्रीमियम श्रिंक हो रहा है, और ये जो साइडवेज मूव चल रहा है इसके अंदर मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम श्रिंक हो रहे हैं और सडन अपसाइड और डाउनसाइड स्विंग देखने को मिलते हैं। तो InfoEdge के अंदर भी आज तेजी जरूर देखने को मिली है, बट ऊपरी लेवल पे स्टॉक ने टेल छोड़ दिया है, यानी ऊपरी लेवल पे सेलिंग देखने को मिला है। तो मेरे को लगता है कि एक बार वेट एंड वॉच करें, मंडे को वापस से फ्रेश व्यू लेंगे स्टॉक के अंदर। ओके, अब वेट एंड वॉच का ही मोड आ गया है, अब वीकेंड का भी सेशन। जी सर। ओके, सॉरी, मेरे को लगा थोड़ा ऑडियो डिस्ट्रप्शन हुआ वहाँ पर। वेट एंड वॉच मोड आ गया है, पर अब देखते हैं कि बाजार की चाल कैसे रहेगी। इस बीच टेक महिंद्रा में थोड़ी और फ्रेश बाइंग आती हुई दिखी है, तो इस स्टॉक पर नजर रखें। एक चार्ट स्ट्रक्चर जरूर मैं लेना चाहूँगा क्लोजिंग से पहले, हालांकि इस पर ट्रेड बन रहा है कि नहीं, पर जिस तरह की तेजी इस हफ्ते आई है पालविया जी, NIT टेक्नोलॉजीज में हमने देखा ब्रेकआउट पे ब्रेकआउट आया, बल्कि एक दिन तो 20% भी स्टॉक रैली कर गया। अब जो 1400 पर है, जिनकी पोजीशंस हैं, उन्हें मुनाफा बुक करना लेना चाहिए, या फिर अभी थोड़ी और अपसाइड दिख सकती है? NIT टेक्नोलॉजीज में इस हफ्ते का बहुत बड़ा गेनर रहा है। दीपांशु, मेरे हिसाब से जिनके पास लोअर साइड की पोजीशन है, बिल्कुल एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मुझे लगता है थोड़ा सा अब यहाँ पे स्टॉक में एक कंसोलिडेशन होगा, लोअर साइड में वापस से 1300 के पास मिलता है तो फिर बाय करें पोजीशन को। अभी करंट लेवल पे मेरे हिसाब से प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट रखना चाहिए, 1300 का वेट करना चाहिए, वहां वापस बाय इनिशिएट करें। ओके, तो ये है आपके लिए NIT टेक के फ्यूचर्स पर आए। एक और स्टॉक जो आमतौर पर पसंद आता है सुमित जी को, और वो है उज्जीवन। 3% ये भी नीचे बंद होता हुआ दिख रहा है। सुमित जी, इसके चार्ट पर राय दीजिए। अनिल जी, गिरावट देखने को मिल रही है, कल के परसों के लोज टूट रहे हैं और ये सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स पे दबाव ही देखने को मिल रहा है, तो लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और मंडे को अगर नीचे खुला तो स्टॉक के अंदर अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 155 रुपए से लेके 150 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का ऊपर में 172, 174 के आसपास का रेजिस्टेंस है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक इसके अंदर
बाय का नहीं आएगा मेरी तरफ से। इसमें सेल साइड का व्यू लेके काम करना है। 155 150 तक के लेवल इमीडिएटली देखने को मिल सकते हैं। राजेश जी जरा एसबीआई को देखिए, 3% नीचे है एसबीआई, तो 150 रुपए का पुट मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले किसी ने हमारे सजेस्ट किया, मुझे याद नहीं आ रहा किसने किया था, लेकिन एसबीआई का 150 का पुट होल्ड करना वर्थ है या नहीं? मंथली सीरीज का ही होगा नेचुरली। जी हाँ अनिल जी, जिस तरीके का इसमें ब्रेकडाउन हुआ है, स्टॉक ने 170 का लेवल डिसाइसिवली तोड़ दिया, उसके नीचे क्लोज हो रहा है। बिल्कुल 150 का पुट अगर लिया हुआ है तो होल्ड करें। मुझे लगा स्टॉक में जिस तरीके का ब्रेकडाउन हुआ है, ये स्टॉक 155 और इवन 150 तक भी स्लाइड हो सकता है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस उन्होंने दिया है, अब अगर लेवल की बात करें तो 122 का स्टॉप लॉस फॉलो करें और होल्ड के 55 150 तक के लोअर साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो जो पुट बाय किया है 150 का, वो भी होल्ड करें। मुझे लगता है वो स्टॉक वो वहां तक जब पहुंचेगा, ऑलमोस्ट अभी करीब ट्रेड कर रहा है वो पुट 20 रुपए के आसपास करीब हो चुका है उसका भाव। तो मेरे हिसाब से वो 30 रुपए 35 रुपए टारगेट देखने को। ओके, तो ये है आपके लिए 150 रुपए का पुट खरीदने की राय विश्वेश चौहान ने दी थी। तो विश्वेश जी की राय है वहां पर पुट खरीदने की, जो उन्होंने बताया था 150 का एसबीआई का पुट। ओके, अब बाजार बंद होने की तैयारी में है। जो क्लोजिंग आ रही है मैं आपके सामने रख दूं। निफ्टी बैंक 125 अंक नीचे है, निफ्टी 55 अंक नीचे इस वक्त आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ये क्लोजिंग के बेसिस पर दोनों ही आते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स हरे निशान में 200 पॉइंट ऊपर चीज है और निफ्टी 50 अंक ऊपर। आइए, बंद हो चुका है, घंटी बज चुकी है। बैंक निफ्टी लाल निशान में, निफ्टी और सेंसेक्स हरे निशान में बंद होते हुए दिख रहे हैं। आधा % ऊपर बंद हुए निफ्टी और सेंसेक्स, और 0.5% आधा % उतना ही 2/3% बैंक निफ्टी नीचे बंद हुआ। ऊपर क्यों बंद हुए दोनों, पहले वो देख लीजिए। लीवर 4%, सन फार्मा 4%, टेक महिंद्रा 3-3.5% और डॉक्टर में भी तेजी बनी। तो और साथ ही रिलायंस 3.5% मजबूत बंद हुआ। तो रिलायंस ने और साथ ही फार्मा शेयरों ने, कंजम्पशन में एफएमसीजी शेयरों ने, ब्रिटानिया, नेस्ले, लीवर, ये सारे के सारे मजबूत है। तो एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस में रिलायंस और फार्मा, इन शेयरों ने मजबूती दी है। बैंक में मिला जुला काम रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक कल का जो लूजर था बड़ा 4% का, आज वो रिकवर हुआ है। एचडीएफसी बैंक हरी निशान में बंद हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक भी ठीक ठाक सा बंद हुआ है। कमजोर क्या रहे आज सारी सरकारी कंपनियां। मैं इसलिए जैन साहब को पूछ भी रहा था, मैंने कहा क्या हो गया सरकारी कंपनियों को, लेकिन आज सारी सरकारी कंपनियां बड़ी खराब हुई है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड और बाकी भी, और मैं आपको बताऊंगा वायदा कारोबार में आईओसी, बीपीसीएल सब। और ऑटो स्टॉक्स आज कमजोर हो गए। ऑटो स्टॉक्स पर दबाव रहा है। महिंद्रा, मारुति, हीरो, सब, टाटा मोटर्स, आईशर सारे खराब हुए। वायदा कारोबार की तरफ आई। इसीलिए टॉप लूजर आरबीएल बैंक 9%, नतीजों के बाद ये जोर से गया है। टोरेंट पावर 7%, जो मैं सरकारी कंपनी की बात करना। अब यहाँ लिस्ट देखिए आप, बीएल 5%, आरईसी 4%, भेल 4%, एनटीपीसी, पीएफसी, लंबी लिस्ट है। तो ये सारे के सारे आज कमजोर हुए हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल्स में जो कमजोर क्वालिटी के जनरली आप मानते हैं, आरबीएल, इंडसइंड, यस बैंक, एक्सिस बैंक, ये कमजोर होते हुए दिखे हैं। फाइनेंस कंपनियों में सब गए हैं, ऊपर से तो सारे ही नीचे आए हैं। श्रीराम, चोला, उज्जीवन, एल&टी फाइनेंस, एम&एम फाइनेंस, लंबी लिस्ट है, मनापुरम, सब नीचे आ गए। एक आध दिन बढ़ते हैं वापस नीचे आ जाते हैं। तो अगर आप शॉर्ट में रह जाएं, खड़े रहे ना, तो प्राइस सबकी आती है इनमें। ये चीज़ है, बस वही वाली बात है कि डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा। नहीं रखो और कल को कोई भाग जाए कर जाए तो। एचडीएफसी लाइफ 5.5% मजबूत, आज का टॉप लीवर। एच लेटर के लिए दिन ठीक था। लीवर और एचडीएफसी लाइफ, एचयूएल, एचडीएफसी लाइफ दोनों टॉप गेनर आज के बाजार में। टी लेटर भी ठीक है। उसके बाद 2 टॉप गेनर, टेक महिंद्रा, टोरेंट फार्मा, ये आपके लिए बढ़ने वाले शेयर की लिस्ट। और डॉक्टर, सन, ये सारे के सारे मजबूत होते हुए दिखे हैं आज के सेशन में। ये रही आज की क्लोजिंग आपके लिए। आइए, बाजार बंद होने के बाद का कार्यक्रम आपको बता दिया जाए। देश की आर्थिक शक्तियों में शुमार 2 शहर, मुंबई और अहमदाबाद, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकदम फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ये वो 2 कमजोर कड़ियां हैं जो अगर मजबूत होती है तो भारत को कोरोना के खिलाफ अपनी अंतिम जीत हो चुकी होती, या कोरोना अंतिम सांसें ले रहा होता, हमारी जीत की तैयारी हो जाती। लेकिन क्या वजह कि 2 सबसे तेज तरार बिजनेस के मामले में मजबूत शेयरों में इस तरह के हालात हैं और कोरोना ने इसे इस तरह से चपेट में ले लिया है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ रहा है। इसी पर हमारी खास चर्चा होगी। अहमदाबाद, मुंबई, प्लानिंग चाहिए नहीं, नई प्लानिंग चाहिए, क्योंकि अहमदाबाद और मुंबई में कोरोना को हैंडल करने के लिए कुछ न कुछ अलग चाहिए। और देखिए, जब तक मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली,
ये 4-5 शहर कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद टाइप की ये शहर जब तक कोरोना मुक्त नहीं होंगे ना, तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह से ट्रैक पर आ नहीं सकती। छोटे छोटे खुले अच्छी बात है, खुलने चाहिए जितने ज़्यादा खुले, लेकिन ये रेड जोन में और बाकी सब ग्रीन जोन में हो तो वो फ़ायदा मिलेगा नहीं देश को जो मिलना चाहिए। तो बिजनेस के लिहाज से ये बड़े शहर आपके लिए ठीक होना बहुत ज़रूरी। इसी पर हमारी खास चर्चा। अहमदाबाद, मुंबई, प्लानिंग चाहिए नहीं। ओके, तो ये है आपके लिए आज खास। थोड़ी देर में हम 3:45 पर फेसबुक लाइव पर मैं सोनू सूद साहब हैं जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, आमतौर पर आप उन्हें विलेन के तौर पर ज़्यादा जानते हैं, दबंग में वो विलेन थे, उनके साथ मैं बातचीत करूँगा। अच्छे खासे बॉडी बिल्डर हैं और फिटनेस फ्रीक हैं, तो उनसे कुछ गपशप की जाएगी। फ्राइडे मूड है तो उनसे बातचीत होगी, ये सब करेंगे। तो ये भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा फेसबुक पेज पर, जी बिजनेस के फेसबुक पेज पर आइए, वहाँ लाइव सेशन होगा सोनू सूद साहब के साथ। लेकिन ये जो बात हम कर रहे थे 6 बजे वाले शो की, जैन साहब जयपुर का क्या हाल है? जयपुर में कंट्रोल में मामला और कैसे बराबर सब कंट्रोल में ले रहे हैं? वहाँ पर क्या, वहाँ पर भी मामला इसी तरह से ढीला है? नहीं, ढीला ही है अनिल जी, ढीला है। मैं यही कहूंगा कि वैसे काफी कंट्रोल में है। ये बात दाद देनी पड़ेगी गवर्नमेंट की या एडमिनिस्ट्रेशन की, चीजों को बहुत कंट्रोल में कर रहे हैं। बट अब क्या हो रहा है, पहले एक पर्टिकुलर जगह पे था, जैसे कि रामगंज बाजार है, वहां पे केसेस आ रहे थे, धीरे धीरे अलग अलग हर जगह आने लगे। इत्तेफाक से हमारे ऑफिस से लेकर स्टूडियो के बीच में एक हरिमार्ग आता है, सिविल लाइंस, वहां पे भी केस आ गया है। तो धीरे धीरे फैल रहे हैं अलग अलग जगह पे, एक एक दो दो केसेस, कुछ फ्रूट वेंडर्स और वेजिटेबल वेंडर्स। तो मेरी तो यही गुहार है कि वेजिटेबल वेंडर्स और फ्रूट वेंडर्स से काफी बच के रहें। यहाँ पे इन चीजों का रोल प्ले ज्यादा हुआ है। फिर जोधपुर की हालत खराब हो रही है, तो मुझे लगता है ये ओवरऑल, बट राजस्थान की रिकवरी काफी फास्टर रही है, बेस्ट इन द कंट्री है। बट फिर भी वी आर वेरी कॉशियस। अब ज्यादा डर लगने लगा अनिल जी, पहले से कि अब लोग रास्ते में आ रहे हैं, ऑफिसर्स आ रहे हैं, धीरे धीरे वो चीजें दिख रही हैं, तो अब धीरे धीरे वो भी बढ़ रही है। डिस्टेंसिंग तो ध्यान रख रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अब कॉशियस रहना ज्यादा जरूरी है। और इस बीच आपको एक खबर और बता दूं, वैसे तो अब तक लगभग सबके पास व्हाट्सएप पर पहुंच चुकी होगी कि मुंबई में भी सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो अब 3 दिन के लिए बंद हुआ है, क्योंकि वहां पर भी एजीएम रैंक के एक अधिकारी हैं सेबी में, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वैसे तो सेबी के ज़्यादातर अधिकारी ऑलरेडी घर से ही काम कर रहे थे, लेकिन 30 अप्रैल को वो आखिरी बार दफ्तर आए थे, 30 अप्रैल यानी 7-8 दिन पहले, तो उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो उन्हें एक नवी मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया है। तो वैसा है, तो ये अब और जो सेबी में उनके साथ जो भी ऑफिसर्स आ रहे थे उनकी जांच वांच की जा रही है। 3 दिनों के लिए एक बार सेबी के जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में दोनों ही ऑफिस है वो बंद किए जा रहे हैं। हालांकि सेबी का कहना है कि भाई कामकाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग घर से ही काम कर रहे हैं और बिल्डिंग को पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। तो यही वजह है कि हम लगातार पहले भी कह रहे थे भाई कि थोड़ी सावधानी रखें सब लोग, क्योंकि हम फाइनेंशियल मार्केट्स एसेंशियल सर्विसेज के दायरे में हैं, तो एसेंशियल सर्विस में होने के नाते हमें एक्स्ट्रा सावधानी रखनी है ऑफिस आते जाते वक्त, काम करते वक्त। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। ये एक खबर आई है आज, सेबी के एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं इस वक्त। तो चलिए जैन साहब आप भी ख्याल रखिएगा। और इस बीच अब जाने से पहले एक मैं आपके सामने बात रख दूं जो आ रही है। वित्त मंत्री जी अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है और अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री बड़े ऐलान कर सकती है। अच्छा, ओके, ये इंटरेस्टिंग है। भाई थोड़ी देर पहले आ जाती तो कम से कम मार्केट इतना नीचे बंद नहीं होते। एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़े ऐलान आ सकते हैं। चलिए, कम से कम फ्राइडे, इस वीकेंड पे तो नहीं आ रहे हैं, आएंगे तो अब अगले हफ्ते आएंगे। अगले हफ्ते कुछ बड़ी खबर आ सकती है वित्त मंत्री जी की तरफ से, ये खबर आती हुई दिख रही है, बड़ी ब्रेकिंग खबर। कौन से सूत्र है, किनके हवाले से आ रही है, वो हम आपके सामने जल्दी से रखेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये आती दिख रही है कि अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री बड़े ऐलान कर सकते हैं और ये ऐलान अगले हफ्ते आ सकते हैं। खासतौर से एसएमई और एमएसएमई छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए वित्त मंत्री कुछ ऐलान कर सकती है। ये खबर आपके लिए इस वक्त आती हुई बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने इस वक्त बाजार बंद होने के तुरंत बाद ये खबर आई है। इस खबर पर जरा ध्यान रखिएगा। तो ये खबर आती है, देखिए जैन साहब क्या मतलब निकालें इस खबर का, कुछ बड़ा होगा क्या? देखिए, आना तो है अनिल जी, और हर फ्राइडे को कुछ ना कुछ इंतजार रहता है, बट सर्टेनली एमएसएमईज को लेकर काफी इंपॉर्टेंट है कि कुछ करना बहुत जरूरी है। दूसरा एक चीज और है कि वो टैक्स टू जीडीपी रेशियो की भी मैं वो देख रहा था, दूसरी कंट्रीज में ज्यादा है, इंडिया में कम है, बट सर्टेनली इस सेक्टर को दूसरी कंट्रीज जैसे सीरियसली ले रही है। यूएस वगैरह में हम चैनल चेक से मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरीके से वहां पे हेल्प कर रही है, बट वो कंट्री अलग तरीके से चलती है, इंडिया अलग तरीके से चलती है।
तो मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ कि क्योंकि एम्प्लॉयर सबसे बड़ा एमएसएमई सेक्टर है और 10 एम्प्लॉय 5 एम्प्लॉय हमारे जैसे भी हम लोग तो एसएमई में ही आएंगे, एमएसएमई में ही, तो सब लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो सब बैंक सारे ये सब जो बंद है वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो मेरे हिसाब से कुछ बड़ा ऐलान संभव है और आना चाहिए। मुझे लगता है इस खबर पे बिल्कुल मोहर लगेगी अनिल जी, और सर्टेनली ये 2-3 बार के अलग अलग टुकड़ों में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, ये है आपके लिए खबर, तो इस पर रहेगी नजर। लेकिन अगले हफ्ते में कब होगा ये देखना होगा। सोमवार मंगलवार को होता है या गुरु शुक्रवार को होता है, ये देखना। अभी तक ये फिक्स आया नहीं, लेकिन अगले हफ्ते आने की संभावना तो काफी लंबे समय से चली रही है। एक डेढ़ 2 महीने पहले ये होता हुआ दिख रहा है। तो ये 1-1.5-2 महीने से लगातार बातचीत चल रही कि पैकेज आएगा, कब आएगा वो देखा जाएगा। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुमित जी का भी धन्यवाद। पालिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही जैन साहब, आपका भी शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत है।